हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सिखाया था, फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले की मदद से, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाया था, और उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। लेकिन मैंने एक वैल्यू गलत लिख दिया था, एक नहीं दो वैल्यू गलत लिख दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। वन एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट असल में डिफाइन होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है बेटा 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर है। मैंने यहां पे गलती से माइनस लिख दिया, आई एम सॉरी। मैं ध्यान रखूंगा आगे से ऐसी गलती ना हो। 1 पार्सेक, असल में पार्सेक is also a unit of length, and value of 1 parsec is equal to 3 into 10⁻16 meter, and 1 light year is equal to 1 light year is equal to, देखना बेटा यहां पे होता है ये 9 into 10⁻15 मीटर, ऑलमोस्ट 9 into 10⁻15 मीटर। ये 1 light year की वैल्यू है। एक मिस्टेक यहां हुआ था, दूसरा मिस्टेक मैंने फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बिटवीन दो चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, बट डायमेंशनली Q1 का और Q2 का वैल्यू सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा, इसलिए Q स्क्वायर लिख सकते हैं बटा R स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। सही लिखा है क्या? नहीं, यही तो मैंने गलती करी, यही तो गलती करी। एप्सिलॉन नॉट जब ऊपर जाएगा तो F नीचे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ये मैंने गलती कर दी। हाँ देखो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बटा FR स्क्वायर, Q स्क्वायर बटा FR स्क्वायर, ये आएगा Q स्क्वायर बटा FR स्क्वायर। अब यहां से इसका डायमेंशन अगर अपने को लिखना है तो Q का डायमेंशन हो जाएगा 80 और F का डायमेंशन होगा ML-T-2 इंटू L स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट मैंने ठीक सिखाया था आपको, ऐसा नहीं है, बट ये जो ऊपर नीचे ले जाने वाला फैक्टर था वो मेरे से गलत हो गया। ठीक है, ओके। अब आज यूनिट एंड डायमेंशन के सेकंड लेक्चर में मैं आपको डायमेंशन का नेक्स्ट यूज सिखाऊंगा कि डायमेंशन एनालिसिस की मदद से और हम क्या कर सकते हैं, और एग्जाम में इस पे बेस्ड कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको लिखिए, नेक्स्ट समझिएगा। टाइम पीरियड समझिएगा प्लीज। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो कैसे? टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये नहीं दिया गया सवाल में, यही तो आपको निकालना है आगे चल के। वो दिया कि टाइम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, हाउ हमें नहीं पता, तो हमें एक वेरिएबल यहां पे ए मानना होगा। ए की वैल्यू अगर 1 आ गई तो डायरेक्टली, ए की वैल्यू -1 आई तो इनवर्सली, ए की वैल्यू स्क्वायर आ गई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ऐसे करेंगे ना बेटा। देखो, और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? क्या डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से लिखते हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो सर पावर में बी क्यों लगाया? बी एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि कैसे डिपेंड कर रहा है। वो बताया है कि डिपेंड है, बट कैसे, इनवर्सली या डायरेक्टली, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे पावर बी मान लेंगे। देन फाइंड टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो हमें टाइम पीरियड डायमेंशन एनालिसिस से निकालना है, मतलब टाइम का डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इन दोनों को मिला के टाइम का डायमेंशन ही आना चाहिए। देखो, किसी चीज का फॉर्मूला लिखते हो, जैसे मान लो तुम वेलोसिटी लिखते हो साहब, तो L/T लिखते हो, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ अपॉन टाइम से तो आता है। वो कह रहा है यहां पे बेटा समझना कि टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे हमें नहीं पता, कैसे हमें नहीं पता, तो पावर ए और बी मान लिया। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम दूसरा सवाल पढ़ना चाहते हैं आपके लिए। लेंथ एंड एक्सेलरेशन कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ एंड एक्सेलरेशन क्या फंडामेंटल होता है? नहीं, फंडामेंटल तो 7 होते हैं, लेंथ, टाइम, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, वो 7 फंडामेंटल होते हैं। लेकिन मैं फंडामेंटल मान सकता हूं लेंथ एंड एक्सेलरेशन को, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सर एक्सेलरेशन में तो लेंथ आता है, बेटा आता है, लेकिन यहां पे लेंथ के साथ जब तक टाइम नहीं आएगा एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं होगा। तो लेंथ एंड एक्सेलरेशन को फंडामेंटल माना गया है सवाल के लिए, कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ देम। टाइम का डायमेंशन चाहिए मुझे उनके टर्म्स में,
तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका होता है कि टाइम का डायमेंशन उसके टर्म्स में निकालो। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, तो सर वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम L1T-1 हो जाता है। ये पढ़ा था ना यार। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है सर। उसी तरीके से कह रहा है कि टाइम का डायमेंशन मुझे निकालना है। अब टाइम का डायमेंशन किसके टर्म्स में, लेंथ का पावर a और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर b मान के, इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस से निकालना है। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करो। इफ यूनिट ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ लेंथ क्या माना है, 5 मीटर, एंड यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ न्यू सिस्टम। इस सवाल को समझना। वैसे यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है सर, मीटर होता है ऐसा ही सिस्टम में। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन आज से मैं बोलूं कि मीटर मुझे पसंद नहीं है, मैं आज से सारे डिस्टेंस को 5 मीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा। तो 10 मीटर को क्या लिखोगे बताओ सोच के, 2 मीटर ऑफ 5 मीटर, है ना। 5 मीटर मेरा स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ठीक है। और एक्सीलरेशन का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम का यूनिट बताओ। तो टाइम का यूनिट कैसे लिखोगे, 1 सेकंड तो नहीं लिख सकते, क्योंकि लेंथ अब 1 मीटर में नहीं रहा, एक्सीलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, किसके टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में और एक्सीलरेशन के टर्म्स में। एक्सीलरेशन को अगर आप ए बोल देते हो, यहाँ भी एक्सीलरेशन को यहाँ पे ए बोलो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन कैपिटल ए बोल देते हैं ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन को अपन कैपिटल ए बोल देते हैं। तो 3 सवाल मैंने एक साथ लिख दिए, तीनों सवाल एकदम डिफरेंट है। ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम डिपेंड कर रहा है लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो डायमेंशन एनालिसिस से उनका बीच रिलेशन बताइए। ये कह रहा है कि लेंथ एंड एक्सीलरेशन को फंडामेंटल मान लिया, तो डायमेंशन बताइए, सॉरी टाइम का डायमेंशन बताइए इनके टर्म्स में। और ये कह रहा है कि लेंथ एंड एक्सीलरेशन का यूनिट इतना मान लिया, तो टाइम का यूनिट क्या होगा ये बताइए। तीनों डिफरेंट सवाल है, सवाल बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा इन तीनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, कई बार किताबों में क्या होता है कि अलग अलग दिया होता है, जब हम कहीं पढ़ते भी है तो टीचर इसको अलग अलग पढ़ा देता है, बच्चों को लगता है हमने 3 चीजें सीखी, असल में लैंग्वेज अलग है, लेकिन तीनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होगा। देखो रिलेशन देखो, तो बताओ टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो डायमेंशनली अगर इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। और डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशनलेस कांस्टेंट को आप हटा के 1 भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था डायमेंशनलेस को 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपल T बराबर L का पावर A, और एक्सीलरेशन किसी भी चीज का हो, ड्यू टू ग्रेविटी हो या ड्यू टू अदर प्लेनेट हो, ड्यू टू फोर्स हो, एक्सीलरेशन हमेशा होता है फोर्स बटा मास, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा LT-2 का पावर B। क्लियर है ये बात, यस सर। अब जब इनको इक्वल करोगे तो T इज इक्वल टू L का पावर A भी है और L का पावर यहाँ पे B भी है। देखो L का पावर A भी है, L का पावर B है, तो L का पावर हो जाएगा A प्लस B और T का पावर हो जाएगा -2B। क्लियर है क्या बेटा। अब जब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगर इक्वल है तो डायमेंशनली बराबर होनी चाहिए, और डायमेंशनली अगर ये बराबर होगा तो इधर m तो है ही नहीं, तो m का पावर 0, L भी नहीं है तो L का पावर 0 मान लेंगे। इधर L का पावर 0 और इधर L का पावर b, ये दोनों इक्वल हैं तो L का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तो डायमेंशनली सही हो पाएंगे। इधर लेंथ है 0 तो इधर भी लेंथ होगा 0, मतलब आप कह सकते हो a प्लस बी सर 0 आएगा। अगर यहाँ पे a प्लस बी 0 आया, ढंग से समझना, a प्लस बी 0 आया तो a बराबर क्या हो जाएगा बोलो, और टाइम इधर 1 है और इधर -2 भी है, तो यहां से b बराबर आ जाएगा बेटा, अरे भाई 2b बराबर 1, तो b बराबर क्या होगा -1/2, अरे माइनस इधर का उधर तरफ चला जाएगा, -2b बराबर 1, तो b बराबर -1/2, और b बराबर -1/2, और यहाँ पे a पे देखो ये माइनस भी है, -1/2 की वैल्यू रखोगे तो +1/2 आ जाएगा। अच्छा a और b की वैल्यू निकाल ली, तो फटाफट a और b की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ। a और b की वैल्यू जैसे ही रखोगे आप, a और b की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो t बराबर क्या आएगा बोलो, t बराबर आएगा सर L का पावर a जो कि हाफ है और g का पावर जो कि -हाफ है। तो ये फाइनली आप इसको लिख सकते हो √L/g। हाफ का मतलब क्या होता है रूट, और -हाफ है तो नीचे ले जाकर रूट लगाओगे, तो ये आंसर आ गया, टाइम का रिलेशन आ गया √L/g। ये जो टाइम का रिलेशन निकाला √L/g इस सवाल का सॉल्यूशन था। अब इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन के लिए भी तो यही करोगे, वही मेथड है, यही आंसर आएगा। सर तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो पहले तुम्हें टाइम का रिलेशन चाहिए, देखो यहां से तुम्हें चलना था, तो टाइम का रिलेशन इसी तरीके से डायमेंशनली कैलकुलेट करोगे, और जब रिलेशन आ जाएगा तो एल का यूनिट और जी का यूनिट दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पे एल का यूनिट और जी का यूनिट रख दो। एल का यूनिट बताओ क्या दिया हुआ था, 5 मीटर,
और जी का यूनिट बोलो क्या दिया हुआ था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5/2 सेकेंड। अरे भाई एल है 5 मीटर, एसिलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर से मीटर कटेगा, √5/2 सेकेंड आ जाएगा। तो ये टाइम का नया यूनिट आया है नेस सिस्टम ऑफ यूनिट में। बेटा अच्छे समझो, 3 अलग अलग सवाल है, ये 3 अलग सवाल है। क्रैश कोर्स कर रहे हो ना साहब, एक ही साथ मैंने सवाल तीनों का सॉल्यूशन समझा दिया आपको। 3 पॉज करके लिखिए इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, क्या इस पे सवाल नीट में आते हैं क्या? इस पे नीट में आते हैं क्या? तो इस लैंग्वेज पे नीट में कम आते हैं, बट ये जो मीडियम वाला लैंग्वेज है ना, इस पे नीट में बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारे नहीं, हर साल आते हैं। 17, 18, 16, 19 हर साल में ये एक सवाल मिल जाएगा आपको। कैसा सवाल मिलेगा? ये मैंने एक नीट का सवाल लिखा है। नीट का सवाल लिखा है साहब, इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट c एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, प्लैंक कांस्टेंट h ही होता है, taken as a fundamental physical quantity, then find dimension of mass in terms of them। मैं किसका डायमेंशन चाहिए बताओ? मास का डायमेंशन चाहिए। किसके टर्म्स में? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट c एंड प्लैंक कांस्टेंट h के टर्म्स में चाहिए। तो डायमेंशन एनालिसिस से यूज करेंगे, डायमेंशन का ही चैप्टर है, इनके टर्म्स में डायमेंशन चाहिए। जैसे देखो बेटा, अगर तुम फोर्स का डायमेंशन लिखते हो, क्या होता है बोलो? मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 l1 t-2। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर के टर्म्स में फोर्स आ गया। अब ये कह रहा है कि ये तो चलो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी साथ होते हैं, उनके टर्म्स में लिखा है। अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट c और प्लैंक कांस्टेंट h को फंडामेंटल मान लूं, g, c और h को अगर फंडामेंटल मान लेता हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान लिया, नीट का सवाल है ये, तो तुम्हें चेक नहीं करना कि मान सकते हैं कि नहीं, वो मान लिया तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या चाहिए? डायमेंशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हमें इनका डायमेंशन लिखना पड़ेगा। जी का डायमेंशन बताइए क्या होता है? m-1 l3 t-2। फिर याद करना था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद करना। जरूरत पड़ेगी तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन याद नहीं करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? F = g m²/r²। ये तो फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा। यहां से g बराबर क्या आ जाएगा? Fr²/mr²। बोलो Fr²/mr²। F बोलो सर m l t-2, l स्क्वायर है तो 3/m², m² ऊपर जाएगा तो m-1। ये मैंने पिछले क्लास में कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है बेटा, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मास चाहिए इनके टर्म्स में। सी बताओ, देखो स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो, स्पीड ऑफ प्लैनेट हो, स्पीड ही है ना भाई। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका डायमेंशन l/t बनेगा। l/t, l डिवाइडेड बाई t, ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट E बराबर hf, तो h बराबर क्या हो जाएगा? E/f। ये सारे कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। बताओ डायमेंशन क्या होगा? ये होगा ml2 t-2/t-1, कटेगा तो ml2 t-1, ml2 t-1। ये डायमेंशन आएगा आपका प्लैंक कांस्टेंट। अब क्या करेंगे? अब मास इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, कैसे नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? मास इज प्रोपोर्शनल टू g का पावर a, c का पावर b और h का पावर स्मॉल। हम ये वेरिएबल मानेंगे कि मास जो है वो इस तरीके से कुछ डिपेंड कर रहा होगा, प्रोपोर्शनल टू g का पावर a, c का पावर b, h का पावर c। ये कह रहा है कि असल में कंसेप्ट क्या है? g, c और h को या तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, सब कट कुटा के यहाँ पे लेंथ और टाइम कट जाना चाहिए और मास बचना चाहिए। यही तभी तो ये मास बराबर ये आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? तो ये इसके इक्वल है ना। तो आप कहेंगे कि इधर तो है मास का पावर 1, g क्या होगा? g होगा m-1 l3 t-2 का पावर a, c क्या होगा? l-1 का पावर b, h क्या होगा? ml2 t-1 का पावर c। ये आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो हमें समझ आया। अब क्या करेंगे? तो इधर m का पावर 1 है, इधर m का पावर देखिए, तो m का पावर देखिए यहाँ पे -1 और इसका पावर a है, तो -a हो जाएगा ये। और यहाँ पे m है नहीं, यहाँ पे है m और यहाँ पावर c, तो -a+c। l का पावर देखेंगे तो 3a, देखो बेटा यहाँ पावर 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में a, ये पूरा होल का पावर a है, तो इसके अंदर आ जाएगा ना 3a। और यहाँ पे l का पावर देखोगे तो ये है आपका b, क्या होगा बोलो? b। और यहाँ पे l का पावर क्या होगा? 2c। टाइम देखोगे तो बेटा टाइम बताओ इसमें क्या है? -2a, यहाँ पे देखो टाइम -b, यहाँ पे देखो टाइम -c। ये रिलेशन आ गया। अगर ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है तो इधर m का डायमेंशन, इधर m का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इधर m का डायमेंशन 1 है तो लिखेंगे -a+c = 1। इसमें लेंथ का डायमेंशन क्या है बोलो? इसमें लेंथ का डायमेंशन, सर इसमें लेंथ का डायमेंशन ही नहीं है,
इधर तो लेंथ है ही नहीं, मतलब इसका एल का पावर 0 है। अगर इस तरह एल का पावर 0 तो इधर भी एल का पावर 0 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3a प्लस बी प्लस 2c को 0 रख देंगे। अच्छा सर समझ आया। इधर t का पावर क्या है 0, तो अपन क्या करेंगे, इधर t का पावर जो 0 है -2a माइनस बी माइनस सी उसको इस पावर के बराबर रख देंगे। अरे भाई डायमेंशनली सही तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, बहुत बेसिक बात है। लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर क्या है 0, तो राइट हैंड साइड में t का पावर क्या होना चाहिए 0, तो -2a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 रख दिया। इन सब को उधर ले जाऊंगा तो इधर 0 बचेगा और ये सारा उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कर देता हूं मैं सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहा हूं बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा a, b से b कट गया, सही बात है यार, ये b आएगा ना बेटा, यहाँ b से b कैंसिल हो गया। अच्छा 2c में से c जाएगा तो c बराबर आएगा 0, तो a प्लस सी 0 है, यहाँ पे रख दो a प्लस सी सर 0 आ गया। एक काम करो, ऐसा मत करो, इसको यहाँ रख दो, तो -a प्लस सी इज इक्वल टू 1। जब देखोगे तो ऐड कर लो इसको, तो a और -a कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये 2c बराबर 1 आ जाएगा। तो यहां से पता चला कि c की वैल्यू आ रही है 1/2। बताओ c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2, c आ गया 1/2। अगर c 1/2 है, यहां देखो c 1/2 है, तो इस इक्वेशन को यूज करो, इस इक्वेशन को यूज करो, -a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अब अपने को क्या करना है कि 1 को इधर लाओ तो ये -1 आ जाएगा, और -a को इधर ले जाओ तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा a इज इक्वल टू -1/2। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। अच्छा सर ये भी आ गया। अब अपन क्या निकाले, a भी निकाल लिया, c निकाल लिया, b निकालना है, तो b किससे निकालोगे, तो इससे निकाल लो। देखो ये निकाला ना, 2b प्लस b प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू रखो -1/2, और ये 2 इंटू -1/2 प्लस बेटा b प्लस c की वैल्यू बोलो क्या है हाफ 1/2 इज इक्वल टू 0। तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये देखोगे तो -हाफ प्लस 1, तो सॉरी -1, ये 2 से 2 कटेगा, -1 प्लस 1/2, तो -1/2 उधर जाएगा तो हाफ, b का पावर भी हाफ आ गया। तो ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। फिर फाइनली क्या करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर m इज इक्वल टू, बताओ g का पावर a की वैल्यू क्या निकाला हमने डायमेंशनली -1/2। उसके बाद c का पावर b की वैल्यू क्या निकाला 1/2। अच्छा h का पावर क्या है c, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली हमने, c की वैल्यू देखो बेटा अच्छे से हाफ, तो c की वैल्यू हाफ, ये आंसर आ जाएगा। देखो आंसर c का पावर हाफ, देखो c का पावर हाफ इसमें है, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद h का पावर भी हाफ, देखो इन दोनों में है, और g का पावर -1/2, तो सेकंड आंसर आपका मैच कर रहा है। लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, ये तुम्हें समझ आया? हाँ सर थोड़ा आया, थोड़ा और 1-2 क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि नीट में बैठने के बाद क्या तुम 1 मिनट के अंदर ये सवाल पढ़ोगे, ये मेथड लगाओगे और ये डायमेंशन लिखने के बाद ये डेरिवेशन से आंसर निकाल लोगे 1 मिनट में? 1 मिनट में आंसर निकाल लोगे क्या? ईमानदारी से बताओ, एकदम ईमानदारी से। मेथड यही है, कई किताबों में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो मेथड यही है, बेसिक मेथड यही है। 1 मिनट में आंसर तो नहीं निकलेगा। कई बच्चे कहते हैं सर एक तरीका है मेरे पास कि मैं CHG का डायमेंशन इसी में रख दूंगा और फिर चेक कर लूंगा, जीवन निकल जाएगा। बैठोगे नीट 21 में और पेपर खत्म होगा नीट 24 में, बैठोगे नीट 21 में और पेपर खत्म होगा नीट 24 में, जीवन निकल जाएगा। सर ऐसे करेंगे तो भी तो लेंदी, हाँ तो लेंदी है, तो हम क्या करेंगे, मैं अपना तरीका बताता हूं। अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूं उसको ध्यान से सोचना। ये आंसर आ चुका है, बढ़िया एकदम, ABC की वैल्यू निकाल के रख दी। अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना। मुझे सॉल्व करने के लिए एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि तुम्हें आंसर दिख जाएगा 4 ऑप्शन में से डायरेक्ट। बता दूं, सुनो तो बताओ मुझे क्या चाहिए। असल में मुझे क्या चाहिए, मास का डायमेंशन चाहिए। किसके टर्म्स में, G, C और H के टर्म्स में। अब ध्यान से देखो तो G में मास का पावर -1 है और H में मास है, C में तो मास है ही नहीं। तो अगर मुझे मास चाहिए तो मैं C के बारे में सोचूं ही क्यों? अगर मुझे मास चाहिए तो मैं C के बारे में सोचूं ही क्यों? मैं तो G और H के बारे में सोचता हूं बस। अगर मैंने G और H को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो करके देखता हूं, G और H को मान लो मल्टीप्लाई किया, तो इस H में पावर है m का 1 और G में m का पावर -1, तो m तो कैंसिल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल। अरे भाई मल्टीप्लीकेशन समझो ना यार। मैंने मान लो H और G को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे m का पावर है 1, यहाँ पे m का पावर -1, m का पावर 1 और m का पावर -1 क्या हो जाएगा सर? m का पावर -1 + 1, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो m 0, मतलब मास हट ही जाएगा।
मतलब अगर मैं गलती से एच और जी को मल्टीप्लाई कर दिया तो मास तो कट ही जाएगा, और सी के पास तो मास है ही नहीं, सी के पास तो मास है ही नहीं। बेटा समझ इस बात को, नहीं तो ये मजदूरी करेगा जीवन भर। अगर मजदूरी करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो एक तरीका सीखना चाहता है, लॉजिक सीखना चाहता है, बुद्धि लगाना चाहता हो तो समझो। अगर मैं जी और एच को गुना करूं, सर सी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, उसमें मास नहीं है, जी और एच को गुना करूं तो मास सीधा कट जाएगा, और मुझे काटना नहीं है। पहले ऑप्शन में देखो जी और एच मल्टीप्लाई ही तो है सर, पावर हाफ है। अरे पावर हाफ है, इसका भी पावर हाफ, इसका भी पावर हाफ, तो कॉमन मल्टीप्लीकेशन का पावर हाफ कॉमन बोल देता हूं बाहर, इसको ऐसे लिख सकता हूं एच और जी का पावर हाफ, और जैसे ही एच और जी को मल्टीप्लाई करूंगा मास कट जाएगा, मतलब ये आंसर आ ही नहीं सकता। इसमें भी एच और जी का मल्टीप्लाई किया है, मास आ ही नहीं सकता। इसमें भी एच और जी को मल्टीप्लाई किया है, मास आ ही नहीं सकता। तुम बोलोगे सर आपने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाया है क्या? नहीं, नीट का पूछा हुआ सवाल है, यही ऑप्शन था। यही ऑप्शन था, आंसर आ गया। तो कहां है सॉल्यूशन? ये नहीं है सॉल्यूशन, इसको मैं काट दूं, चाहे तुम लिखना चाहते हो तो लिख लेना, लेकिन अब वो समय नहीं है कि जब तुम मजदूरी करोगे, समय आ गया है कि तुम्हें सीखना है एमआर स्टार। ये एमआर स्टार क्या है सर? यही जो अभी समझाया है, सॉल्यूशन कराया है। कहां है सॉल्यूशन? यहां पे, बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे तो मजदूरी है, सॉल्यूशन यहां है। एक बार और समझो, मुझे मास का एच जी और सी के टर्म्स, मतलब एच जी और सी को इस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वो इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वेशन से ऐसे आता है, बुद्धिहीन ऐसे करते हैं लोग, मजदूरी ऐसे करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ऐसे सोचना है थोड़ा सा, मास चाहिए मुझे, मास बचा के रखना है। गलती से अगर मैं जी और एच को मल्टीप्लाई किया, देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और पावर हाफ लगा दिया, यहाँ पे जी और एच मल्टीप्लाई, यहाँ पे जी और एच मल्टीप्लाई, तो मास कट जाएगा। यही तो मेन चीज है नीट का कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट, इसी को कहते हैं साहब, कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट इसी को कहते हैं। मास कैंसिल हो गया सीधा, तो मुझे नहीं करना था, मुझे मास चाहिए था, और मास बचेगा किसमें? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में, और 2 सही हो गया, बात खत्म। सर 2 में बचता तो मैं बताऊंगा ना, यहाँ खड़ा हूं ना, एक एक करके समझाऊंगा ना। बता इस सवाल में क्या बचा, आप समझ आया अच्छे से? अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से बताओ। नीट 2016 का है सर, लिखा हुआ है यहाँ पे नीट 2016। कैसे करेंगे, दुनिया कैसे करती है, जाके इसका सॉल्यूशन देख लेना इंटरनेट पे या कहीं भी। सॉल्यूशन क्या होगा कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, सेम ही 3 फिजिकल क्वांटिटी लिए जो पहले लिया था। देन फाइंड डायमेंशन, देन फॉलोइंग, देन आर द फंडामेंटल कांस्टेंट, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ओहो हो, यहाँ है जिसको मैं ढूंढ रहा था, लेंथ का डायमेंशन चाहिए। चलो मजदूरी करें, चलो मजदूरी करें, चलो मजदूरी करें, चलो 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 मजदूरी करें। करोगे करोगे मजदूरी करोगे? कैसे मजदूरी सर? अरे वही जो पहले किया था सर, यहाँ पे h का डायमेंशन, c का डायमेंशन और g का डायमेंशन रखिए, पावर c रखिए, फिर m का पावर अलग लिखिए, g का पावर अलग, सॉरी m का पावर अलग लिखिए, l का पावर अलग लिखिए। अरे ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे m है, वहां पे इस इक्वेशन में क्या है, l है। तो फिर 3 इक्वेशन बनाइए, 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल होंगे। पहले 2 इक्वेशन को लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, फिर उसकी वैल्यू उसमें रखिए, फिर उसकी वैल्यू उसमें रखिए, उसकी वैल्यू उसमें रखिए, और खेलते रहिए। नीट 21 में बैठेंगे 24 आ जाएगा। तो क्या करे, नहीं करना। ये क्या कहता है एमआर स्टार, वो सीखो बेटा। थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के रखना होगा। तुम जो समझ रहे हो ना, फिजिक्स ऐसी होती है, उसको मैं उल्टा करके दिखा दूंगा। तो अगर अपने अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल करने की इंटेंशन रखते हो, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के रखना चाहते हो, तो अभी समय है 6 महीना, अपने आप को बाहर निकाल के रखो, डिस्कंफर्ट जोन में लाओ, संघर्ष करो, तभी जाके वो 3 घंटे में बहुत आराम से पेपर होगा। जो मैं सिखा रहा हूं देखो। कई बच्चे कहते हैं सर जी, एच और सी का डायमेंशन रख के सॉल्व करो। नहीं बेटा नहीं, देखो मैं क्या कहता हूं, देखो मेरा लॉजिक क्या कहता है कि मुझे लेंथ चाहिए। किसके टर्म्स में चाहिए? एच, जी और सी के टर्म्स में चाहिए। चलो एच, जी और सी का डायमेंशन पहले देखते हैं क्या होता है। तो एच का डायमेंशन होता है m L2t-1, सी का डायमेंशन होता है LT-1, और जी का डायमेंशन होता है m-1 L3t-2। सही लिखा है क्या? यस। अब मुझे लेंथ चाहिए, मतलब इस बार इन तीनों को मिला के लेंथ चाहिए, मतलब मास कट जाना चाहिए। सिर्फ लेंथ चाहिए मतलब मास नहीं चाहिए। अरे सिर्फ लेंथ चाहिए मतलब मास नहीं चाहिए, टाइम भी नहीं चाहिए सर। तो टाइम के बारे में बाद में सोचूंगा, एक बात तो सोच पहले, मुझे 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 लेंथ चाहिए जी, एच और सी को मिला के। तो यहां पे मैं सोचता हूं मास के बारे में। सर अभी भी मास? हाँ भाई, क्यों सोचूंगा मास के बारे में? सोचना या तो कर ले मजदूरी, मैंने तरीका बता दिया है। टाइम नहीं बेटा इतना कि मैं वही मजदूरी कर करके दिखाऊं। मैं तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालो, बुद्धि यहां रखो, पूरा कंसंट्रेशन हाई करो और सुनो। ये सी में मास नहीं है। सी का मास के काटने में, मास को रखने में, मास को लाने में, मास को हटाने में सी का कोई रोल नहीं होगा। एल, टी और को अरेंज करने में सी का रोल होगा, क्योंकि सी में मास नहीं है। अब मुझे मास को क्या करना है? तो काट देना है। क्यों काट देना है? मुझे लेंथ का डायमेंशन चाहिए, मुझे सिर्फ लेंथ लाना है इन तीनों को मिला के।
मतलब मास को पहला प्रायोरिटी है काटना। और सर टाइम भी तो काटना होगा, लेकिन मैं टाइम के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि टाइम काटने में दिक्कत आएगी तीनों में है, लेकिन मास काटने में दिक्कत नहीं आएगी, दो ही में है, एच में और जी में। तो अभी बात हुई थी जी और एच को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पावर -1 और इसका पावर 1, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा बेस सेम में पावर ऐड होता है, मास कट जाए। तो जी और सी जिसमें जी और एच जिसमें मल्टीप्लाई होगा वही सही आंसर होगा। आओ, एच और जी डिवाइडेड नहीं होगा, एच और जी डिवाइडेड नहीं होगा, एच और जी मल्टीप्लाई है, एच और जी मल्टीप्लाई, दो हो गए। अब सर फंसे आप, मैं नहीं फंसा बेटा। तुम्हें ये समझ आया कि नहीं आया बता? इतना सोचते हैं कि मुझे लेंथ चाहिए मतलब मास नहीं चाहिए, दो ऑप्शन कट गए। अब आप मेरे पे ब्लेम नहीं कर सकते कि सर क्या सिखा रहे हो, मैंने बेसिक वाला तरीका सिखा दिया, ये रहा, ये मजदूरी कर लेना बेटा, वही सेम तरीके से सॉल्व होगा। या फिर मैं कहता हूं वो सुनो और 4 सवाल करोगे ना बेटा, सीख जाओगे। चलो देखो, दो कटा, ये दोनों सही हो गए। अब देखो दोनों में एच और जी को मल्टीप्लाई किया है और रूट लगा दिया, तो मैं भी एच और जी को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देता हूं। और मुझे चाहिए क्या था सर? लेंथ चाहिए था। अब मैं सिर्फ लेंथ के बारे में सोचता हूं, मास तो कट ही गया ना। एच में कितने लेंथ है सोचो सर, 2, और जी सॉरी जी है ये, सॉरी जी है, एच और जी को मल्टीप्लाई किया, जी में कितने लेंथ है 3, एच में कितने लेंथ है 2, 3 और 2 पावर में क्या हो जाएगा 5, एल का पावर 5, लेकिन रूट भी है सर तो 5/2। लेकिन एच और जी को मल्टीप्लाई मैंने किया था मास को काट के लेंथ लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लेंथ 5/2 आया, मुझे तो एक ही लेंथ चाहिए ना, मुझे तो एक ही लेंथ चाहिए ना। कितने लेंथ है? 5/2। अब मेरे पास तीसरा फिजिकल क्वांटिटी कौन बचा? सी, क्योंकि एच और जी को तो यूज कर चुका ना मल्टीप्लाई करके, उसको फिर से तो नहीं कर सकता, समझना बेटा, सी को यूज करूंगा। अब सी में कितने लेंथ हैं सर? सी में एक ही लेंथ है, तो मैं क्या करूंगा, सी का क्यूब कर देता हूं, तो 3 आ जाएंगे इससे, उससे ऊपर तो 2.5 लेंथ है, नीचे 3 है, तो लेंथ कैसे बचेगा? अच्छा, c/2 कर दो तो कैसा रहेगा सर? अगर c का पावर आप 3/2 करोगे, सॉरी c का पावर 3/2 करोगे तो फिर लेंथ का पावर 3/2, ऊपर में लेंथ है 5/2 और नीचे आएगा 3/2। अरे भाई c रखोगे तो एक लेंथ आएगा, c स्क्वायर रखोगे 2 आएगा, c क्यूब रखोगे 3 आएगा, c का पावर 3/2 रखोगे तो c का पावर 3/2 रखोगे, इधर c का पावर 3/2 रखोगे तो लेंथ का पावर भी 3/2 होगा ना। c स्क्वायर करोगे तो c का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड के स्क्वायर का डायमेंशन आएगा। c का पावर 3/2 करोगे तो यहाँ पे LT-1 का पावर 3/2 आएगा। तो यहाँ पे देखा ढंग से ये कैंसिल हो गया और डायमेंशन L का आ गया। 5/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब नीचे क्या आना चाहिए? 3/2। 5/2 रख दूंगा तो नीचे भी L का पावर 5/2 और 5/2 तो लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लेंथ कैंसिल नहीं करना था, बचाना था। फर्स्ट आंसर सही आ गया, सेकंड गलत था। इसको 4 बार सुनना मैं क्या कह रहा हूं, और फिर भी ना समझ में आए तो आई एम सॉरी, ये रहा असली तरीका। ठीक है बेटा, चलो ये बहुत जबरदस्त तरीका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच पा रहा हूंगा मैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखना बेटा, ये नीट 2013 का सवाल है, 2013 का सवाल। क्या सवाल कहता है देखो, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, देखो वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी हो या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो, उसका डायमेंशन तो LT-1 ही होगा। ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा का पावर x, रो का पावर y एंड r का पावर z, वेयर ईटा रो आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन में पता होना चाहिए, और मैंने निकालना सिखाया था फोर्स के फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RB। ईटा इज इक्वल टू होगा F बटा RB। ईटा क्या होगा बेटा बोलो? F बटा RV का पावर x। रो क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड R इज द रेडियस, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा आपका मास बटा वॉल्यूम का पावर y, और R हो जाएगा आपका L का पावर z। ये रिलेशन बिल्कुल सही है सर, यही रिलेशन बनेगा। इधर क्या लेफ्ट हैंड साइड में LT-1। अगर ये वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो वही कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, तो एक तो रामलाल वाली मेथड है, मजदूरी करो, या तो मजदूरी करो, अगर तुम्हारे जीवन में मजदूरी लिखा है तो मजदूरी करो। क्या मजदूरी करोगे? तो क्या करोगे? फोर्स की डायमेंशन रखोगे पहले, फिर मास का पावर यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ पे मास का पावर y हो जाएगा, फिर L का पावर देखोगे, T का पावर देखोगे, इधर कंपेयर कर दोगे पावर को, क्योंकि अगर ये दोनों डायमेंशनली इक्वल हैं तो इधर का पावर उधर का बेस का पावर सेम होना चाहिए, इधर लेंथ का पावर जो आएगा इधर भी लेंथ का पावर वही होना चाहिए, क्योंकि इक्वल है तो डायमेंशनली सेम आएगा। तो एक तो मजदूरी है। दूसरा, अगर तुम सीख सकते हो तो देखना बेटा, यहाँ पे जादू सिखा दूंगा मैं, समझ इस बात को। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, MR स्टार क्या है बताओ, क्या लगाओगे तुम, मजदूरी की MR स्टार? अब देखो थोड़ा सा अपने आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल बेटा, समझ इस बात को। फोर्स का डायमेंशन लिखना सिखाया है ना, MLT-2 होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। तो यहाँ पे आएगा M1T-2, और इसमें भी डेंसिटी में भी मास है, लेकिन रेडियस में तो लेंथ आ जाएगा सीधा, रेडियस मतलब लेंथ, रेडियस लेंथ,
रेडियस 5 मीटर लिखते हो ना भाई, तो उसका डायमेंशन एल ही आएगा। और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी। अब मैं एक ही चीज सोचूंगा, मास नहीं चाहिए। एमआर स्टार कहता है कि मास नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए मतलब मास काटना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी एफ की वजह से मास ऊपर आएगा और इसमें भी मास ऊपर आएगा। अब मास काटने के लिए मैं क्या करूं? बेटा अच्छे से सोचना प्लीज। यहां पे एक एम है, यहां पे भी एक एम है। अगर मैं एक्स और वाई को पॉजिटिव रख देता हूं, चलो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1, तो इसका मास और इसका मास मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर बन जाएगा। देखना भाई, इसका मास एफ का मास एम और यहां भी मास एम, तो एम एम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये एम स्क्वायर होगा तो मास कहां कटा? इधर तो वेलोसिटी, इधर तो मास है ही नहीं। क्या करना चाहिए? इन दोनों को अगर डिवाइड करो तो मास जरूर कट जाए। इफ देखो ईटा बटा रो करूंगा ना, तो ईटा में एक मास और रो में भी एक मास। देखना यहाँ पे मास दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, फोर्स की वजह से मास आएगा। इसके पास मास। अगर मल्टीप्लाई किया तो मास बचेगा। डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने का मतलब इसका पावर निगेटिव या इसका पावर निगेटिव। तो किसको किससे डिवाइड करोगे? इसको इससे डिवाइड कर दो तो भी मास बटा मास, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी मास बटा मास कट जाएगा। मतलब ये है कि एक पॉजिटिव आएगा एक्स तो दूसरा निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा निगेटिव आएगा, ऐसा है। दोनों पॉजिटिव नहीं आ सकते। हाँ, मे बी एक्स पॉजिटिव तो वाई निगेटिव, क्योंकि मुझे डिवाइड करना ही है। चाहे तुम रो को ईटा से करो या ईटा को रो से करो, मास तभी कटेगा यार। इसमें भी मास 1 है, एम का पावर 1 है यहाँ पे, और इसमें भी एम का पावर 1 है। चलो ठीक है सर, मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव निगेटिव होने चाहिए प्यारे। पहला ऑप्शन देखो दोनों पॉजिटिव, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखो दोनों निगेटिव, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया, ऐसा आ गया v बराबर 1 अपॉन ईटा इंटू रो। नीचे रो और नीचे ईटा, तो नीचे में स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये भी गलत। दोनों निगेटिव मतलब ये भी गलत, मतलब सेकंड ऑप्शन सही। क्या किया मैंने? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? मजा ही आ गया बताओ। मैं क्या बोलूँ? और सॉल्यूशन कहाँ है सर? सॉल्यूशन ये है बस कि मुझे मास नहीं चाहिए, मास काटना है। और मास तभी कटेगा जब ये एक दूसरे से डिवाइड हो। डिवाइड मतलब एक नीचे हो एक ऊपर हो, तो एक प्लस एक माइनस, दोनों प्लस गलत, प्लस माइनस सही, दोनों माइनस गलत, दोनों माइनस गलत। और मैंने ऑप्शंस के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। आपको थोड़ा भी महसूस हो रहा है कि नीट आपके साथ कैसे खेल जाता है? आप दुनिया में क्या क्या चीज सीखते जाते हो, मजदूरी सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। मजदूरी करोगे तो तुम्हें लगता है कि 45 मिनट में 45 सवाल कर पाओगे नीट में ना? बुद्धि सीखना पड़ेगा और समय है, थोड़ा सा मुझे समय दो, धीरे धीरे मैं बुद्धि सिखा दूंगा तुम्हें। ये रहा तुम्हारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन लेंथ। अच्छा, मैं हेड राइटिंग भी थोड़ी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे हेड राइटिंग भी इंप्रूव कर लूंगा। मुझे समय दो, इस पर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, बटा एल करोगे तो ये क्या आ जाएगा? एम टी माइनस टू। अरे बेटा फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन, एल से डिवाइड करोगे तो एम टी माइनस। मुझे इसका डायमेंशन चाहिए किसके टर्म्स में? ये रहा साहब, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो लिखोगे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी और टाइम का पावर सी। अरे सर ये तो मजदूरी की तरफ जा रहे हो, ये तो आप मजदूरी की तरफ जा रहे हो। क्या करोगे बोलो? बिना मजदूरी के सॉल्व करके दिखाओ। या तो मजदूरी करो, एनर्जी का डायमेंशन रखो, सरफेस टेंशन का डायमेंशन रखो, वेलोसिटी का डायमेंशन रखो, फिर मास का पावर, एल का पावर, टी का पावर इधर बनाओ, फिर दोनों कंपेयर करो, 3 इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो, इससे उससे देखिए इसका पेपर 24 में पहुंच जाए। फिर सर तो फिर देखो देखो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है एम टी माइनस टू, ठीक है सर बिल्कुल। एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन और टाइम होता है टी का पावर ए है, बी है, सी है, रख दो ऐसे ही। अब ध्यान से सोचो, इसमें एक मास है और वेलोसिटी में मास है नहीं, टाइम में मास है नहीं, मतलब एनर्जी में ही एक मास दे पाएगा, मतलब ए की वैल्यू पक्का 1 होगी। तो सोचने वाली बात है, कोई सॉल्व करके बताएगा? मैं सीधा बता रहा हूँ तुम्हें, देखने क्या वो नजर, जो तीसरा आंख होता है ना, जो मिसिंग है, 2 ही आंख से नहीं दिखेगा फिजिक्स, तीसरा आंख खोलना पड़ेगा। और वो कैसे खुलेगा? वो एमआर स्टार से ही खुलेगा। क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक मास है तो राइट हैंड साइड में एक मास चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक मास है तो राइट हैंड साइड में एक मास चाहिए। तो यहाँ पे तभी मास बनेगा जब a की वैल्यू 1 रखोगे। सिंपल है। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी का पावर 1 ही आएगा। हो गया। एनर्जी का पावर -2 गलत है, एनर्जी का पावर 1, एनर्जी का पावर 1, एनर्जी का पावर 1। देखना बेटा सवाल को मैंने कैसे अरेंज किया। सारे सवाल लीड के पूछे हुए। पहले एक ही लॉजिक से हो गया, सेकंड में एक लॉजिक से 2 ऑप्शन गलत हुए, 2 सही हुए। यहाँ पे एक लॉजिक से एक ऑप्शन गलत हुए, 3 सही हो रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सुनो, मुझे लेंथ नहीं चाहिए,
तो इतना हम कैसे सोच पाएंगे बेटा? 4 सवाल करोगे, करने से सब होता है, आसान हो जाएगा चीज। इतना नहीं सोच पाओगे तो तुम्हें लगता है मजदूरी से तुम कर पाओगे, और हो जाएगा भाई, बहुत खास बात नहीं है। मैं सोचू इधर मास एक तो इधर मास एक, अब लेंथ काटना है कि इधर लेंथ है नहीं, लेंथ कैसे कटेगा सर? इधर एनर्जी में तो 2 लेंथ आएंगे, एनर्जी का पावर 1 रखोगे तो इसमें तो 2 लेंथ आएंगे, और इसमें लेंथ है नहीं, मतलब नीचे वी स्क्वायर कर दो। वी स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर t-2 आएगा। देखो ना, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर बनेगा, मतलब बी की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए तभी लेंथ कटेगा, मतलब नीचे वी स्क्वायर होना चाहिए। बी का पावर -1 गलत हो गया, ये वी स्क्वायर ये वी स्क्वायर दोनों सही हो रहे हैं। देखो ना, ये बटा वी किया, वी स्क्वायर आएगा तभी तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा। वेलोसिटी में एक लेंथ होता है, स्क्वायर करूंगा तब तो 2 लेंथ आएगा। ठीक है सर, लेकिन सर एक बात बताओ, यहाँ पे एनर्जी में t-2 था और ये t-2 से t-2 तो कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, तो हमें तो एक t-2 पर चाहिए ना, तो बटा टी स्क्वायर कर दो। ये देखो ना, ये टाइम c का वैल्यू 2 रख दो तो ये बटा टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर ऊपर ले जाओगे तो t-2 बन जाएगा। मतलब डायमेंशन आ गया e बटा वी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। बताओ डायमेंशन सरफेस टेंशन का क्या आएगा? e बटा वी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। देखो कैसे समझना अच्छे से, ऐसे समझो, एक मास चाहिए था, ये दिया। अच्छा, लेंथ वेलोसिटी एनर्जी में 2 था तो वेलोसिटी का स्क्वायर किया तो लेंथ कट गया, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर किया तो यहाँ t-2 आया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ताकि इसका टाइम इससे कट जाए और ऊपर एनर्जी का टाइम t-2 बच जाए। तो देखो यहाँ पे t-2 हो गया। अरे 4 सवाल करोगे तुम सीख जाओगे बेटा, प्रैक्टिस। e बटा वी स्क्वायर टी स्क्वायर, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये t-1 है, गलत हो गया, ये सही हो गया। अरे बहुत लेंथी बन जाते हैं इसके 3 इक्वेशन बेटा, इसीलिए मैं 2 सवाल नहीं 10 सवाल करके आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, ये तो थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसमें, और लैंग्वेज वाले सवाल मैंने आपको पहले ही दिन बोला था करने चाहिए। द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ये जो n है वो बोल रहा है नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऐसे लेंगे, इज इक्वल टू डी। अब देखो, वेलोसिटी हो या माइनस वेलोसिटी हो, देखो अगर मैं लिखता हूं -5 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड तो यूनिट वही रहा ना, तो कहीं माइनस लिखा हो ना यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे माइनस फोर्स, तो इसका डायमेंशन फोर्स जैसा ही होगा। सर आपने तो बोला था ऐसे माइनस में डायमेंशन बदल जाएगा, तो बेटा ये पावर माइनस है, पावर माइनस है, ये f-1 का मतलब होता है 1/f, ये अलग चीज है। लेकिन अगर बाहर माइनस लगा हो तो डायमेंशन चेंज नहीं करता है, n बराबर हो जाएगा d। अब सुनो, n2 - n1 में सिर्फ लिखो आप n2 बटा z, z2 लिख लो। तो ये माइनस वाला टर्म क्यों गायब किया? बेटा वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी ही आएगा, तो यहाँ पे n2 - n1 बराबर n ही आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, मुश्किल नहीं बनाना है चीजों। तो देखो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? L2 t-1 इज इक्वल टू d। अच्छा बोलो, n2 का है क्या? n2 है क्या? अगर n2 एंड n1 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1/L3, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, और z भी तुम्हारा लेंथ है, l का पावर क्या आ जाएगा ये? अच्छा बेटा, ये L2 ऊपर गया तो L2 माइनस हो जाएगा। बेटा ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आप भी ध्यान रखा करो, कहाँ पे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बताओ क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे L4 को इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा? L2 t-1, तो d का डायमेंशन आएगा L2 t-1, L2 t-1, कहीं कहाँ पे? L2 t-1, सी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल से मुझे क्या समझाना था? बहुत बड़ा लैंग्वेज है, ये पूरा पढ़ते पढ़ते बच्चा भूल ही जाता है कि दिया हुआ क्या था ऊपर, तो आपको ये आदत डालनी है। और आदत कैसे डालनी है तो आप कैसे पढ़ना है? नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पर यूनिट टाइम इज n, तो n को अलग से लिख लेना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया का l स्क्वायर और पर यूनिट टाइम t आ गया बस। उसके बाद आपको ये समझना था कि n2 - n1 इनका डायमेंशन इसके बराबर होगा तभी बीच में माइनस आया है। अगर ये माइनस आया है तो यहाँ पे n2 - n1 को n ही लिख लो भाई, n2 लिख लो n1 लिख लो, डायमेंशनली। मैं न्यूमेरिकली नहीं लिख रहा हूँ इसको, न्यूमेरिकली लिखूंगा तो गलत हो जाएगा ये, मतलब फॉर्मूला तो ये था ना, न्यूमेरिकली फिजिकली सही फॉर्मूला तो ये था ना, लेकिन डायमेंशन ही अगर सोचूंगा मैं, सिर्फ डायमेंशन के बारे में सोचूंगा, तो देखो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी आता है, तो डायमेंशन वही आएगा। तो ये डी हो जाएगा आपका L2 t-1। समझ आया क्या? इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by the relation of type this one, where c is the dimensionless constant। तो जब आप डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट को मैंने बोला था उसको 1 लिखो, क्योंकि डायमेंशनलेस है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बेटा क्या लिख लोगे? 1, कोई मतलब नहीं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मास का पावर x, और k क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ x एंड y, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन लेंथ,
फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स होता है mL(t-2), तो L से L कटेगा तो m(t-2) बचेगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब t-1, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू m का पावर x, ये y था। यहाँ पे एक डायमेंशन रखोगे mL(t-2), तो L से L कटेगा m(t-2) का पावर y। चलो इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे सॉल्व करते वैसे करके दिखा देते, और बुद्धि भी सिखाऊंगा बेटा, चिंता मत करना, जबरदस्त बुद्धि सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे t का पावर -1 बराबर m का पावर x मल्टीप्लाई में m का पावर यहाँ पे y भी है तो प्लस y, और t का पावर -2 है। तो यहाँ से -2y को -1 के बराबर रखोगे तो यह आ जाएगा -2y बराबर -1, हेंस y बराबर 1/2। और x प्लस वाई, इधर तो मास है ही नहीं, इधर मास का पावर क्या है 0, उधर मास का पावर क्या x प्लस वाई, डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए थे, इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा -y मतलब -1/2। y का पावर हाफ, y किस पे था, इस y k पे, तो देखो y का पावर यहाँ पे, हाँ y का पावर हाफ और x का पावर -1/2, x का पावर -1/2, ओहो गलत है, x का पावर -1/2, y का पावर +1/2, ये सही है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ y का पावर +1/2 बिना सॉल्यूशन के कैसे देखते हैं। मेरा दोनों चीज सिखा रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दिया, अब मैं बिना सॉल्यूशन के दिखाता हूँ कि आप y का पावर प्लस और माइनस कैसे गेस करेंगे। सुनो ध्यान से, चलो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब टाइम चाहिए, t का पावर -1 चाहिए। यहाँ पे सरफेस टेंशन में, सॉरी फोर्स कांस्टेंट में, फोर्स अपॉन लेंथ में एक मास आएगा, समझना, फोर्स अपॉन लेंथ में यहाँ पे एक मास आएगा और यहाँ पे भी मास है, तो पक्की बात है x और y दोनों का पावर एक दूसरे से इन्वर्स होना चाहिए, तभी मास कटेगा। मैं क्या कह रहा हूं, डायमेंशन एनालिसिस में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूं फ्रीक्वेंसी है मतलब t का पावर माइनस, यहाँ पे देखूं मास है, मास का पावर क्या है बोलो, यहाँ पे मास है, कैसे सर, फोर्स में मास है, मास का पावर क्या है, पक्की बात है x और y उल्टा होना चाहिए एक दूसरे, तभी तो पावर कटेगा। क्यों काटना है पावर 0, क्यों करना है, क्योंकि इधर मास है ही नहीं, और तभी कटेगा जब x और y निगेटिव होगा, मतलब x और y एक दूसरे से अपोजिट होगा। देखो यहाँ पे दोनों प्लस तो हो ही नहीं सकते, दोनों माइनस तो हो ही नहीं सकते, दोनों प्लस हो ही नहीं सकते, दोनों माइनस हो ही नहीं सकते, x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस। अब तुम्हें क्या करना है, सुनो, अब तुम्हें ये सोचना है कि हमें इधर क्या चाहिए था, टाइम का पावर निगेटिव चाहिए था। देखो फ्रीक्वेंसी है मतलब टाइम का पावर -1 चाहिए, और इधर ऊपर में देखो ये t-2 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा तभी तो t यहाँ पे निगेटिव रहेगा। अगर y को निगेटिव लिख दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन इधर टाइम निगेटिव है तो इधर भी टाइम निगेटिव आना चाहिए, उसके लिए y पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो y पॉजिटिव आया है। बेटा यही चीज है जो आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से हटा के फिजिक्स में मजा दिलाने वाला है। थोड़ा सोचने में क्या जाता है, नहीं सोच पा रहे हो तो रहने दो, यहाँ तक लिख लो, ये मैंने कर दिया ना, पूरा सॉल्व किया ना भाई। यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी t-1 होता है, पावर कंपेयर करके लिखा है ना y प्लस हाफ x माइनस हाफ। सोच सकते हो तो क्या बुराई, देखो माँ फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे, मतलब टाइम का पावर माइनस चाहिए, क्या चाहिए बोलो, टाइम का पावर माइनस चाहिए, कैसे कटेगा टाइम, सॉरी टाइम का पावर -1 चाहिए, मतलब मास कट जाना चाहिए, मास तभी कटेगा जब x को y, मतलब इससे इसको डिवाइड करूँ या इसमें से इसको डिवाइड कर दूँ, मतलब x और y अपोजिट होने चाहिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस, दूसरा प्लस तो पहला माइनस। समझ में आ गया, सारे में हाफ हाफ है, तो मुझे देखना है कौन प्लस कौन माइनस होना चाहिए, तो टाइम निगेटिव है तो इधर से टाइम निगेटिव आना। देखो बेटा ढंग से, नेक्स्ट देखना, हाँ चलो, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट इन डायमेंशन, अरे ये तो कर लिया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आई एम सॉरी। Force F, area A and density D are taken as the fundamental unit, then representation of young modulus y will be, मतलब young modulus y को इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब young modulus होता क्या पहले बताओ, young modulus का डायमेंशन मैंने सिखाया था, प्रेशर के इक्वल होता है, एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, बल्क मॉडुलस के इक्वल होता है, स्ट्रेस के इक्वल होता है, कल सिखाया था। वो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, तो m L-1 T-2, ये आएगा यंग मॉडुलस। और इसको किसके टर्म्स में डिफाइन करना है, फोर्स एरिया एंड डेंसिटी। देखो बेटा क्या है, देखो देखो देखो, फोर्स एरिया एंड डेंसिटी, तो लिखोगे फोर्स का पावर A, एरिया का पावर B एंड डेंसिटी D का पावर C। फोर्स का डायमेंशन बोलो mL(t-2) का पावर A, एरिया बोलो L² का पावर B, डेंसिटी बोलो मास अपॉन वॉल्यूम mL-3 का पावर C इज इक्वल टू mL-1 T-2। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। अब क्या करें, अब अभी भी तुम नहीं सीख पा रहे हो तो तुम करोगे मजदूरी, या सीख पा रहे हो तो थोड़ा और कष्ट उठाओ, तुम लगाओ एमआर स्टार। क्या कहता है एमआर स्टार, ये कहता है
एम है एल टी माइनस टू। सर आप कैसे मिलाओगे तीनों में, मास लेंथ टाइम, इधर भी आ गया मास लेंथ टाइम, क्या करोगे? तो सुनो बेटा, मैं जो कह रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना, या तो कैलकुलेशन करो लेकिन मेरी बात सुन लो। देखो कैलकुलेशन ही करा दो सर। आधे बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेशन ही करा दो, हमारे पल्ले तो नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई कैलकुलेशन कर लो, चलो मैं वही करा देता हूँ। एम का पावर बोलो यहाँ पे क्या है, ए है, सब पूरे होल ब्रैकेट में ए है, यहाँ पे एम का पावर सी है, इसमें एम है नहीं, तो एम का पावर लिखो ए प्लस सी। एल का पावर लिखो, यहाँ पे एल का पावर बोलो ए है, यहाँ पे एल का पावर बोलो क्या है 2b, अच्छे से देखना, यहाँ पे एल का पावर -3c। सही है यार, एरिया ए सही है। देखो ना एल का पावर ए, तो एल का पावर ए, एल का पावर ए, यहाँ पे एल का पावर 2b, यहाँ पे एल का पावर -3c। टाइम देखो तो टाइम सिर्फ इसी में है, क्या जाएगा -2a इज इक्वल टू एम एल -1 टी माइनस। तुम ध्यान से देखो तो एरिया में टाइम नहीं है और डेंसिटी में भी टाइम नहीं है, सिर्फ फोर्स में ही टाइम है, फोर्स में ही टाइम है। और इधर जो यंग मॉडुलस है उसमें क्या है, t-2 t-2 t-2। तो पक्की बात है कि f का पावर 1 ही आना चाहिए, तभी ये t-2 दे पाएगा। मतलब f का पावर 1 आना चाहिए। एमआर कहता है, सुनो ध्यान से, एक फोर्स में ही टाइम है बस, फोर्स में ही टाइम है बस, टाइम है बस, सिर्फ फोर्स में ही टाइम है। और इधर मुझे t-2 चाहिए था और फोर्स भी t-2 दे रहा है, मतलब ये f तो आएगा ही, पक्की बात है f तो आएगा ही। और -1 नहीं आएगा, सिंपल ऊपर f आएगा, ऊपर f आएगा, ऊपर f आएगा, f तो आएगा ही। और f अगर आ गया तो एक मास लेके आएगा। f में देखना भाई एक मास है यार, f में एक मास है। और तुम्हें क्या चाहिए, एक ही मास चाहिए, एक ही मास चाहिए। तो यहाँ तो तुम ये डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो तो एक मास और ले आएगा, तो 2 मास हो जाएंगे। मेरी बात सुनना, तुम्हें देखना था कि इसमें और इसमें टाइम है ही नहीं, फोर्स t-2 दे रहा था और t-2 चाहिए, मतलब फोर्स का पावर 1 आएगा, ये गलत हो गया। और तुम्हें एक ही मास चाहिए जो कि फोर्स दे ही रहा है। अगर डेंसिटी को यहां पे लाओगे तो कैसे लाओगे बताओ, क्या कर सकते हो? देखो ऊपर तुमने अगर फोर्स लिख दिया, ये एक मास ले ही आया, तो डेंसिटी को कैसे लाओगे कि वो एक ही मास दे पाए, क्योंकि डेंसिटी में एक मास है। अगर तुम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक मास देगा, ये भी एक मास देगा, m का स्क्वायर। डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो भी गलत, क्यों डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो मास से मास कट जाएगा। डेंसिटी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो भी गलत, मतलब डेंसिटी आना ही नहीं चाहिए, डेंसिटी आना ही नहीं चाहिए। डी आंसर है, डी आंसर है बेटा। जिसमें को समझ आया होगा ना, एकदम मोक्ष मिल गया तुम्हें बस यहाँ पे, इसके बाद कुछ नहीं है। समझ आया तो देख, कुछ नहीं किया मैंने, मुझे ये सब करना ही नहीं था। मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था कि इसके बाद मजदूरी कर लेना, 4 लाइन और लिख लेना, या यहीं से देखो, यहीं से देखो, यहीं से देखो, यहीं से देख ले भाई। तो दिखाओ एक बार और, दिखाओ, चमका नहीं सर, एक बार और दिखाओ, आओ दिखाओ, लिखो। इधर t-2 चाहिए और टाइम सिर्फ इसी में है, इसलिए फोर्स को लिखना पड़ेगा। चलो फोर्स को लिख लिया सर, ठीक है। फोर्स में एक मास आया और एक ही मास चाहिए मुझे, फोर्स ने दे दिया। एक ही मास चाहिए मुझे, फोर्स ने दे दिया। अब डेंसिटी को अगर मैं लाऊंगा ऊपर तो मास लेके आएगा, मुझे नहीं चाहिए मास, एक ही चाहिए, फोर्स दे चुका है, तो डेंसिटी आने नीचे, तू करके देख ले, यही आंसर आएगा। और सर हम एग्जाम में ऐसे कैसे सोच पाएंगे? अरे भाई सारे एग्जाम के पूछे हुए सवाल तुम्हारे सामने करा दिए, उसको 2 बार और कर लेना, हो सके सीख के। सारे लास्ट ईयर के पूछे हुए सवाल मैंने करा दिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ बता? ऐसा तो नहीं कि एक सवाल में मैंने अपना तरीका सिखाया, बाकी पता नहीं कैसे होंगे। मैं सारे सवाल कर दिया ना तुम्हारे सामने, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत बढ़िया, नीट 17 का सवाल है। A physical quantity of dimension of length that can be formed out of C, G and this. लेंथ का डायमेंशन इनके टर्म्स में बनाया है, C, G एंड इसके टर्म्स में बनाया है। तो आपको करेक्ट डायमेंशन बताना है, सुनो ध्यान से, लेंथ बनाना है, लेंथ किसके टर्म्स में? C होता है LT-1, चलिए लिख ही लो, C का पावर A, G का पावर B, और ये पूरा E² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर C, ऐसे लिख लो। C का डायमेंशन बोलो LT-1, G का डायमेंशन बोलो M-1 L3 T-2, सही लिखा ना? और E² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या लिखोगे? तो फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बटा R²। तो ये बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू R², फोर्स इंटू R², फोर्स होता है M L, तो L3 T-2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा साहब। ये आ जाएगा। अब यहां से शुरू होता है तुम्हारा मजदूरी, करोगे? कर लो, सिखा तो दिया मैंने, कर लो, मिल भी जाएगा सॉल्यूशन किताबों में। तो ये जो मैं कह रहा हूँ सुनो, तुम्हें लेंथ चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए मीन्स मास नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए,
लेंथ का डायमेंशन चाहिए इनके टर्म्स में, मतलब मास नहीं चाहिए। मास कैसे कटेगा? मास तभी कटेगा, इसमें मास है नहीं, जब इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब जी और ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जी और ये मल्टीप्लाई किस में है? देखो इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई। इतना सोचने में तुम्हारा क्या जाता है यार? इसमें मास m-1 है, इसमें मास m है, इतना सोचने में क्या जाता है? सर इसमें भी है, इसमें नहीं है, बटा जी है। इसमें आया तो 3 में आया। अब ये मल्टीप्लाई करके रूट लगा दिया, मल्टीप्लाई करके रूट लगा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रूट नहीं लगाया। तो एक बार 2 में रूट है ना, तो रूट से चलते हैं, जो ज़्यादा प्रोबेबल है। रूट से चेक करूंगा, 2 चेक हो जाएंगे, है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जी और ये वाला टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? जी और ये वाला टर्म e² बटा 4πε0 को मल्टीप्लाई कर। अब मल्टीप्लाई करते समय मैं पूरा डायमेंशन नहीं रखूंगा, क्योंकि मास तो मैं काट ही चुका हूँ। मैं रखूंगा एल का और एल का, कुछ मुझे एक एल चाहिए, तो इसमें लेंथ 3, इसमें भी लेंथ 3, तो टोटल कितने लेंथ? 6। टोटल कितने लेंथ? 6। और पावर हाफ लगा है, मतलब बाई 2, लेंथ 3 आ गया, 3 लेंथ आ गया। जैसे ही मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मास कट गया। ये सोचना बहुत आसान था। उसके बाद मुझे एक लेंथ चाहिए, तो लेंथ के बारे में सोचा मैंने। इन दोनों को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, एल का पावर 3, एल का पावर 3, तो एल का पावर 6, और रूट लगाया दोनों में, तो रूट मतलब पावर हाफ, तो पावर हो जाएगा 3। अब मैं अगर इसको c² से डिवाइड करता हूँ, c 2 लेंथ लेके आएगा, मतलब c 1 लेंथ आएगा, तो c² करोगे तो इसमें 2 लेंथ आएगा। बेटा यहाँ पे c² करोगे, देखो c² करोगे तो 2 लेंथ आएगा। जैसे ही 2 लेंथ रखोगे, कट के 1 लेंथ बचा। तो टाइम का क्यों नहीं सोच रहे हो आप? अरे भाई मास कट गया, और 1 लेंथ तभी आएगा जब मैं c² से डिवाइड करूंगा। c² से डिवाइड करूंगा तभी 1 लेंथ आएगा। c² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहले से 3 लेंथ है, 5 लेंथ जाएंगे, गलत हो जाएगा। g इंटू e² बटा ε0 देखूंगा तो अगर रूट नहीं लगाया तो 6 लेंथ है, और c से डिवाइड करोगे तो 1 ही लेंथ, तो 5 लेंथ बचेंगे, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये आंसर आ गया, बस खत्म। आंसर आ गया भाई, नीट 2017। और तुम असल में सॉल्व करोगे ना बेटा, 5-6 लाइन और लिखना पड़ेगा। सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखा दिया, ये सीख लो थोड़ा। वो प्रैक्टिस की बात है ना, एक ही तरीके से वो करते हैं ना, तो करते रहो। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मास का पावर -b, मास का पावर c, तो ये होगा -b प्लस c, लेंथ का पावर a 3b 3c, तो ये हो जाएगा लेंथ का पावर a प्लस 3b प्लस 3c, टाइम का पावर हो जाएगा -a -2b -2c। अब 3 इक्वेशन बनाओ, कंपेयर करो और सॉल्व करो, या तो ये कर सकते हो। समझ आ रहा है अच्छे से? हैंड राइटिंग में धीरे धीरे और इंप्रूव करूंगा, इतना लिख लो पहले। नेक्स्ट देखो, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड पावर। अरे बहुत जबरदस्त सवाल, अरे बहुत जबरदस्त सवाल, आईटी का पूछा हुआ सवाल है, आईटी का पूछा हुआ सवाल है। और इस सवाल का सॉल्यूशन 1.5 पेज का है, 1.5 पेज का है, 1.5 से 2 पेज का है। तो हमें क्यों करा रहे हो? मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं उस पर सारे नीट के सवाल मैंने सॉल्व कर दिए, और बढ़िया सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं। बेटा समझना है यहाँ पे। और तुम्हें एक काम करना, तुम एक काम करो, पहले सुनो सवाल पढ़ो। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, एनर्जी डेंसिटी एंड पावर आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट। एनर्जी डेंसिटी एंड पावर आर टेकन एज द फंडामेंटल। तो एनर्जी का पावर A, डेंसिटी का पावर B, एंड पावर का पावर C इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मुझे निकालना है। ये बनेगा रिलेशन। अब अगर तुम इक्वेशन बनाने जाओ तो ये कैसा बनेगा, देखो G का पावर डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2। अगर इसमें करेक्ट कुछ गलत लिख दिया, कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, पेन गलत चल रहा है, तो उसको करेक्ट कर लिया करो, वैसे सही है। एनर्जी क्या होता है? ml2 T-2 का पावर A। डेंसिटी क्या होता है? ml-3 मास अपॉन वॉल्यूम का पावर B। और पावर क्या होता है? पावर होता है ml2 T-3 का पावर C। चलो ठीक है, चलो ठीक है साहब, ये इक्वेशन बना। अब ये अगर इक्वल है, डायमेंशनली सही है, तो पक्की बात है कि मास का डायमेंशन जितना इधर बनेगा उतना इधर बनेगा। इधर मास का डायमेंशन बोलो -1, इधर मास का डायमेंशन बोलो m का पावर A, m का पावर B और m का पावर C, a प्लस b प्लस c बन रहा है। m का पावर a प्लस b प्लस c और इधर m का पावर -1। तो इस तरीके से 3 बहुत लेंथी इक्वेशन बनेंगे। तीनों इक्वेशन में तीनों वेरिएबल होंगे, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। 2 इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशन और आएंगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। कैसे करें आओ मैं सिखाता हूं, एक ही लाइन में कर दूंगा। कैसे? देखो, एनर्जी में मास लेंथ टाइम, मास लेंथ, ओ हो। अब मुझे मास के बारे में अगर मैं सोचूं तो दिक्कत होगा, नहीं सोचूंगा, क्योंकि तीनों में मास है, तो तीनों का मास अरेंज करके मास -1 चाहिए, सोचूंगा ही नहीं। लेंथ के बारे में सोचना हुआ तो नहीं सोचूंगा, इसमें भी लेंथ, इसमें भी लेंथ, इसमें।
टाइम के बारे में सोचना होगा तो इसमें टाइम है ही नहीं, ओहो इसमें टाइम है ही नहीं, मतलब डेंसिटी में टाइम है ही नहीं, डेंसिटी में टाइम है ही नहीं, तो मुझे सिर्फ एनर्जी और पावर को अरेंज करके टाइम t-2 चाहिए। तो कैसे अरेंज करूं? तो मैं क्या करूंगा कि डी के बारे में मुझे सोचना ही नहीं, डी के बारे में मुझे सोचना ही नहीं, मुझे किसके बारे में सोचना है? अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये e-2 है ना, करेक्ट कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक। अब मुझे टाइम के बारे में सोचना है बस, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये क्या कह रहा है, p² e-1, मतलब ये कह रहा है कि p² बटा e। बताओ पावर में कितने टाइम होते हैं? देखो यहाँ पे पावर का डायमेंशन लिखा है -3, तो ऊपर p² है और p में आता है t-3, तो ये हो जाएगा t-6। क्या हो जाएगा बेटा? t-6 बटा एनर्जी। एनर्जी में कितने टाइम है? तो एनर्जी बटा ई है, ई में टाइम 2 आता है -2, तो t का पावर -6, t का पावर -2, t का पावर -4। यहां पे देखोगे तो ये है तुम्हारा e² बटा p। ई में कितने टाइम सर? -2। देखो एनर्जी में -2 का स्क्वायर करोगे -4 बटा पावर में कितने टाइम? -3, तो -4 बटा -3, तो t का पावर -1 आएगा। नहीं जमा। बी ऑप्शन देखो, ऑप्शन में बी एकदम सही, अलग अलग सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ किया, ए यहाँ किया, बी देखो p² बटा e। अब तुम कह सकते हो सर आप पावर ही तो, डायमेंशन ही तो रख रहे हो। बेटा मैं सिर्फ टाइम का रख रहा हूँ, मैं पूरा नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम का रख के सॉल्व कर दूंगा। p में डायमेंशन बोलो सर, पावर का p² करोगे तो t का पावर -6 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो ना t का पावर -6 लिखा था। अरे p का पावर टाइम, p में टाइम का डायमेंशन था t-3, पावर में टाइम का डायमेंशन होता है -3, स्क्वायर करोगे तो t का पावर -6, एनर्जी का स्क्वायर करोगे तो इसमें होता है -2, ये हो जाएगा -4, तो -6 -4 इज इक्वल टू होगा t का पावर -2, तो t का पावर -2 चाहिए था, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे p-2 e बटा p² करोगे, नहीं आएगा, चेक कर लो, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर आ गया। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे ये 2 बार बोर्ड मिटाना होता, और मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। फील आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूं, कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस बेटा, 10 सवाल करोगे हो गया, बस बात खत्म। फिर नए सवाल तुम जहां से मर्जी अटेम्प्ट करके देखो। अच्छा नहीं होता है तो मैंने 2 बार 3 बार नॉर्मल तरीके से समझा दिया, देखो ये समझा रहा हूँ, फिर देखो यहाँ भी समझाया मैंने, देखो ये पावर कर दिया, अब इक्वेशन सॉल्व करना, बना के करना था, मजदूरी तो करना, यहाँ पे बना दिया, यहाँ भी बना दिया। आगे देखो बेटा, y इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन लिखा है, देन यूनिट ऑफ x अल्फा एंड बीटा इज मीटर पर सेकेंड एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन यूनिट ऑफ y एंड गामा। पहले देखो, जब भी तुम्हें इक्वेशन में डायमेंशन एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले इक्वेशन उठाओ, y बराबर क्या लिखा है उसको बताओ, x² cos स्क्वायर 2π बीटा गामा बटा अल्फा, ये पूरा अंदर में है, ये 2π बीटा गामा बटा अल्फा अंदर है। तो तुम जानते हो कि cos पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, cos थीटा पूरा डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब m0 L0 T0, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो y बराबर आ जाएगा सिंपल x², और यहाँ पे तुम 2π, ये भी डायमेंशनलेस है, बीटा गामा बाई अल्फा, इसको भी 1 लिख सकते हो, 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसको भी हटा दो, डायमेंशनली हटा रहा हूँ बस, न्यूमेरिकली 2π का वैल्यू आएगा लेकिन डायमेंशन में तो नहीं आएगा ना, डायमेंशनलेस हो गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी x², और यहाँ से अपने को किसका चाहिए था? गामा, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बाई, चलो x अल्फा बीटा आर, x है मीटर, यहाँ पे एक y हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, एंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा हो गया तुम्हारा सेकेंड -1 और बीटा हो गया तुम्हारा मीटर सेकेंड -1, 30 से कटेगा तो मीटर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर -1, तो ये होगा मीटर स्क्वायर मीटर -1, फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, मीटर स्क्वायर मीटर -1 या -1 आना, ये ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई करो, कंसेप्ट मैं जो समझा रहा हूँ उसी को, y बराबर x², ये पूरा डायमेंशनलेस, y बराबर x², देखो ना भाई ये cos स्क्वायर 2π और ये मैंने अंदर में लिया है पूरा अंदर थीटा की जगह पे, y बराबर x², क्योंकि cos ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, यहाँ पे cos स्क्वायर ये वाला टर्म 1 के बराबर हो जाए, तो 2π बीटा गामा बटा अल्फा इज इक्वल टू 1, तो y बराबर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से देखो गामा बराबर मीटर माइनस, देखो ना भाई 2π का डायमेंशन नहीं है, बीटा गामा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, गामा इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, अल्फा का उसने बोला है s-1 एंड बीटा का बोला है मीटर पर सेकेंड, बीटा का मीटर पर सेकेंड, इससे कटेगा तो मीटर माइनस। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल, तुम्हें लग रहा होगा सर सारे सवाल मैंने नीट के करा दिए, आईटी के भी करा दिए। P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, देखो फिर से प्रेशर किसी का हो, प्रेशर का डायमेंशन प्रेशर की इक्वली होगा, m L-1 T-2, निकाल भी लो, फ्लो में अगर मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ तो अदरवाइज मत लो,
निकाल के तो दिखाया है ना कई बार मैंने। एंड सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड आई रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर सेकेंड, देन इतना विल बी डायमेंशनलेस। अब ये क्या लिखा देखो, p का पावर x, l का पावर y, c का पावर z। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे करेक्ट करो। ये लिखा है दैट वी बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0। डायमेंशनलेस मतलब यही होगा ना, m0 l0 t0। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, एक ही लाइन में करना है क्या सॉल्व। चलो देखो, p क्या है, प्रेशर, m l-1 t-2, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, एरिया l बटा l स्क्वायर, तो l-1 आएगा। अब ये तुम्हारा I है, रेडिएशन प्रेशर, ये तुम्हारा ये L या I कुछ भी बोल दो, ये रेडिएशन प्रेशर है। रेडिएशन प्रेशर है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और C है तुम्हारा LT-1 का पावर Z पावर Y। अब ये कह रहा है कि तीनों को इस तरीके से अरेंज करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो ताकि ये डायमेंशनलेस आ जाए, ताकि ये क्या आ जाए, डायमेंशनलेस आ जाए। तो कैसे डायमेंशनलेस अपन निकालेंगे, डायमेंशनलेस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे है तुम्हारा x, यहाँ पे है y और ये है z। यहाँ पे एनर्जी लिखोगे तो ml-2 है। अब सोचो यहाँ पे देखो तो मास का पावर x है, तुम सबको काटने के बजाय सिर्फ मास के बारे में सोचो थोड़ा। तो मास के बारे में क्यों, मैं तो टाइम के बारे में सोचूंगा, तो टाइम से दिक्कत होगा। यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है। लेंथ के बारे में सोचोगे तो भी दिक्कत होगा, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी एनर्जी में लेंथ आएगा, तो यहाँ भी लेंथ है। मास देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे एनर्जी में एक मास आएगा ml2t-2, और यहाँ पे एक मास है। सॉल्व करना है तो कर लो बेटा, इसी तरीके से आप यहाँ पे ई का डायमेंशन लिखोगे, एक्स वाई जेड पावर हो जाएगा, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे। तरीका दो ही सिखाऊंगा ना क्रैश कोर्स में, दो ही सवाल सॉल्व करके सिखाऊंगा ना, सॉरी कंसेप्ट सिखा के मैं दो ही सवाल सॉल्व करके सिखाऊंगा ना, तरीका तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है, इसमें एक मास, इसमें एक मास, तो पक्की बात है कि इसको डिवाइड करूंगा, इस वाले को प्रेशर को रेडिएशन सॉरी प्रेशर को एनर्जी से डिवाइड कर दूं, रेडिएशन एनर्जी पर स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इससे डिवाइड कर दूं तो मास कटेगा, या इसको रेडिएशन एनर्जी को इससे डिवाइड कर दूं तो मास कटेगा। मतलब पक्की बात है, x प्लस तो y माइनस, y प्लस तो x माइनस, बस ये। यहाँ पे x जीरो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें मास आएगा, इसमें मास जीरो कर दोगे, इसमें मास बचेगा, तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। x बराबर y बराबर z, मतलब ये सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, गलत हो गया। x बराबर z माइनस y, देखो x प्लस तो y माइनस हो जाएगा, देखो x प्लस रखोगे तो y माइनस, और x माइनस रखोगे तो y प्लस, तो ये सही हो गया। और यहाँ पे देखो ये x बराबर y, ये भी गलत हो गया, मतलब सी सॉल्व करोगे तो 7-8 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरीके से करोगे, देखो आंसर आ गया। तो फील आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ, बहुत एक ही बात तो बोल रहा हूँ, मास देख लो, बस मास देख लो, यहाँ पे मास देख लो, यहाँ पे मास देख लो, समझ आया क्या। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे समझना। अब अपन बात करेंगे एरर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एरर। डायमेंशन के बारे में बहुत बात कर लिया अपन ने, एरर के बारे में बात करते हैं। एरर कैसे के बारे में अपन क्या बात करें, तो सुनो, जब भी आप किसी वैल्यू को मेजर करते हो तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही मेजर कर पाओ जो उसकी वैल्यू है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा या कम मेजर कर लोगे। तो यहां पे हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बताओ। ये एब्सोल्यूट एरर होता है हेलो माइक आवाज आ रहा है ना, एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाते हैं कि मान लो कि किसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है 5 मीटर, और तुमने मेजर किया 4.9 या 5.1, तो दोनों में 0.1 ज्यादा या कम मेजर किया, तो 0.1 एरर ही तो हुआ ना बेटा, 0.1 एरर ही तो हुआ ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मॉड लगाते, कहते हैं दोनों में एरर सेम है। अच्छा मान लो कि मैं लेंथ को मेजर करता हूँ, तो लेंथ की ट्रू वैल्यू माइनस लेंथ की मेजर्ड वैल्यू बराबर एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर है उसके बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात कि डायमेंशन और यूनिट, डायमेंशन एंड यूनिट सेम एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसी के जैसा होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसी के जैसा होगा। क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। कैसे, तो लेंथ माइनस लेंथ बराबर एब्सोल्यूट एरर भी लेंथ में आएगा। एट इट कैनॉट टेल द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को नहीं बताता, ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता साहब मेजरमेंट की एक्यूरेसी को, क्योंकि अगर मान लो तुम किसी वैल्यू को मेजर किया और तुमने बताया कि मेरा एब्सोल्यूट एरर है, मेरा एब्सोल्यूट एरर है 1 सेंटीमीटर,
और मैंने मेजर किया, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर है 1 किलोमीटर। बताओ किसका एरर ज़्यादा है? जिसका एरर ज़्यादा होगा उसका मेजर्ड वैल्यू कम एक्यूरेट होगा। एरर मैंने ज़्यादा किया, एब्सोल्यूट एरर मैंने ज़्यादा किया तो उसमें मैंने गलती ज़्यादा करी तो कम एक्यूरेट होगा वैल्यू। बताओ कौन सा एरर ज़्यादा है? 1 सेंटीमीटर मैंने एरर किया है किसी चीज़ को मेजर करने में, और मैंने 1 किलोमीटर किया। कौन सा एरर ज़्यादा है? कौन सा एरर ज़्यादा है? तो 1 किलोमीटर नहीं कह सकते। अच्छा, दोनों एरर में से किसका मेजरमेंट ज़्यादा सही होगा? नहीं कह सकते, एक्यूरेट बता ही नहीं सकते एब्सोल्यूट एरर से। बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने किसको मेजर किया है। मान लो इस पेन को मैंने मेजर किया, पेन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पेन की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को मैंने मेजर किया और उसमें मैंने गलती कर दी 1 सेंटीमीटर का, 1/10 मिस्टेक हो गया। और मान लो अर्थ के रेडियस को मैंने मेजर करने में 6400 किलोमीटर को मैंने मेजर करने में 1 किलोमीटर की गलती करी, तो बहुत छोटी गलती हो। तो एब्सोल्यूट एरर से एग्जैक्टली एक्यूरेसी का पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमने एक अलग तरह का एरर डिफाइन किया, और वो एरर होता है बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू। मतलब ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बटा ट्रू वैल्यू। एल कोई फिजिकल क्वांटिटी, मास भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। ये आपका रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर अगर देखना हो तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल, मतलब ये एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल डेवलप होता है कि सर ट्रू वैल्यू किसी चीज का क्या होगा? कई बार सवाल में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होता। तो असल में अगर तुम 3 4 5 मेजरमेंट लेते हो तो मीन को ही अपन ट्रू वैल्यू कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? मीन को ही अपन ट्रू वैल्यू कहते हैं। देखो, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू is called true value. Mean of measured value is called true value. क्लियर है क्या ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, फिर आगे समझते अपन। देखिए, इफ measured length of rod is L1, L2, L3, L4 and L5, then find percentage error in measurement. मेजरमेंट में परसेंटेज एरर बताओ बेटा। ये मेजर्ड वैल्यू है किसी रॉड की, L1, L2, L3, L5, L4, L5, तो एक्चुअल में उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? ये ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लिखेंगे मीन, और मीन को ही अपन बोलते हैं ट्रू, इज इक्वल टू होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बटा 5। जितनी वैल्यू मैंने मेजर करी है कुछ ना कुछ सब में एरर आएगा। अगर मैं उसका मीन ले लेता हूं तो मीन ही क्या हो जाएगा? उसका ट्रू वैल्यू। तो कुछ मान लो ट्रू वैल्यू आ गया LT। अब पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर होगा LT माइनस पहला मेजरमेंट L1 का मॉड। दूसरे मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? LT माइनस दूसरे मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू माइनस दूसरा मेजरमेंट का मॉड। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे L5 तक। तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सारे एरर का सम बटा 5 मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा आपका डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 सो ऑन डेल्टा L5 बटा, ये क्या आ गया बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी पता है और मुझे ट्रू वैल्यू भी पता चल गया, ये रहा आपका ट्रू वैल्यू। अब रिलेटिव एरर निकाल लो। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है अभी सीखा अपन ने। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है तो बताओ यहाँ पे रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर, बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? ये डेल्टा एल मीन बटा एल ट्रू, रिलेटिव एरर आ गया, मल्टीप्लाई 100 तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। यहाँ पे L1, L2, L3, L5, L4, L5 की कुछ मीन वैल्यू गिवन होती तो मैं यहाँ पे रख के मीन निकाल लेता जो ट्रू हो जाता। समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको बेटा बहुत अच्छे समझ आया। देखो 4 वैल्यू है, सबको ऐड करके मीन निकाल लो, मीन ही तुम्हारा ट्रू है। उसके बाद क्या करो? ट्रू माइनस मेजर, टू माइनस मेजर, टू माइनस मेजर करके डिफरेंस निकाल लो, ये तुम्हारा सबका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लो, तो एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू या था रिलेटिव एरर। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये बताओ 100 से अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो रिलेटिव एरर है, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। समझ में आ गया?
स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमें 1 मिनट रुकिए। अब हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग वैल्यू गिवन है, उसमें परसेंटेज, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वगैरह निकाला तो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है वाई, जो कि 2 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ए प्लस बी। कितने फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? ए प्लस बी। तो थोड़ा समझना कि एरर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है सर डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस? सर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। और ये डिफरेंस बहुत छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा? ईमानदारी से सोचना, अगर मान लो तुम 60-70% एरर कर रहे हो तो फिर मेजर ही क्यों कर रहे हो भाई? 60-70% एरर के साथ अगर मेजर भी कर रहे हो तो क्या फायदा होगा इससे? असल में एरर जो होता है किताबों में जब सवाल करो तो 2, 3, 4, 6% होता है। एक तो एरर निकालने का एक बहुत लेंदी मेथड है, और दूसरा एक बहुत आसान मेथड है जिससे तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा और सवाल बहुत जल्दी होगा। सुनो मैं जो समझा रहा हूँ कि मान लो कि मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी y डिफाइन किया जो a और b पे डिपेंड कर रहा है। a और b का वैल्यू और उसका एरर मुझे पता है, तो y में एरर और उसका वैल्यू बताओ। तो अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी गिवन। तो डायरेक्ट आप लिखोगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिफरेंशिएशन मेथड से। डिफरेंशिएशन मेथड कैसे लगाएंगे? यहाँ पे देखो, y बराबर a प्लस बी गिवन है, तो y का डिफरेंशिएशन बराबर एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है a का डिफरेंशिएशन प्लस b का डिफरेंशिएशन। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि साहब y का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। लेकिन सर मुझे रिलेटिव चाहिए, तो y से डिवाइड कर दो, तो बेटा डेल्टा y बटा y बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b बटा y। सर मुझे परसेंटेज चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर बोलो, परसेंटेज एरर बोलो, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। सर y की वैल्यू तो a प्लस बी है तो रख दो, a प्लस बी मल्टीप्लाई आ गया। अगर कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन ये गिवन है a माइनस बी, क्या गिवन है बेटा? a माइनस बी। अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं पहले इसका लिखेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन मेथड से। ये हो जाएगा आपका डेल्टा y बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा बी। डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही करोगे, y का डिफरेंशिएशन बराबर a का डिफरेंशिएशन प्लस b का। सर डेल्टा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि एरर अपन डेल्टा के टर्म्स में लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस ट्रू माइनस मेजर्ड। ठीक है सर। अब ये जो डेल्टा बी है वो है क्या? b का एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा a क्या है? a का एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा y क्या है? y का एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हो y बराबर a प्लस बी, तो y का एब्सोल्यूट एरर बराबर a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। y बराबर a माइनस बी, तो a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। लेकिन सर एरर नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे एरर को घटा नहीं सकते। मान लो एक गलती करी तुमने, तुम्हें कुटने का डर है कि पिताजी कूट देंगे, तो एक और गलती करके उसको छुपा नहीं सकते, ज्यादा ही कूटोगे। तो एक एरर दूसरे एरर को कम नहीं करता, वो बढ़ाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको माइनस नहीं कर सकते। अच्छा सर अगर रिलेटिव चाहिए तो, रिलेटिव चाहिए तो y से डिवाइड करेंगे, डेल्टा y बटा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b बटा y। y की वैल्यू तो a माइनस बी रहेगी, y की वैल्यू क्या रहेगी? a माइनस बी की रहेगी। समझ आया अच्छे से? अच्छा अगर मल्टीप्लीकेशन हो a डॉट b, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो मल्टीप्लीकेशन में डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है? कि सर मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि एक का करते हैं तो दूसरा इंतजार करता है, प्लस दूसरे का करते हैं तो पहला इंतजार करता है। ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है। देखो यहाँ पे जब आप पहले एक y को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा a और b एज इट इज बाहर है, प्लस जब b को डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा b a एज इट इज बाहर, ये आता है एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मजा नहीं आ रहा इसको रटने में, तो मैं क्या करता हूँ y से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई y, डिवाइडेड बाई y। y से जैसे डिवाइड करोगे तो बनेगा डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b, a डेल्टा b। इससे डिवाइड करना तुम्हें y से, y क्या है? a डॉट b। तो डिवाइड करोगे तो एलसीएम दोनों में ले लो, दोनों में इंडिविजुअल डिवाइड कर दो a b से। तब टर्म देखना, b से b कटेगा, a से a कटेगा, तो डेल्टा y बटा y, हेलो, डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b बनेगा। ये क्या लिख लिया हमने? रिलेटिव। और रिलेटिव देखोगे ध्यान से तो बड़ा आसान सा दिख रहा है। कैसे सर? तो y बराबर a डॉट बी है तो डायरेक्ट रिलेटिव रख लो, y का रिलेटिव है डेल्टा y बाई y बराबर a का रिलेटिव है प्लस b का रिलेटिव है। तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन करके बस फील दिला है, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो बेटा एग्जाम में ड्राइव नहीं कर सकते, y बराबर a प्लस बी है तो डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंचो। डायरेक्ट कहाँ रिजल्ट तक? यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर दिया हो तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। y बराबर a प्लस बी है तो y का एब्सोल्यूट एरर बराबर a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। y बराबर a माइनस बी है तो y का एब्सोल्यूट एरर बराबर a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। ठीक है सर।
अगर मल्टीप्लाई है तो अपन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखेंगे। ए का वाई का रिलेटिव एरर बराबर ए का रिलेटिव एरर प्लस बी। समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखिए, सॉरी डिवीजन में कैसे करेंगे, देखो y बराबर a बाई बी है। सर a बाई बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी का पावर -1। हाँ भाई, ऊपर ले जाओगे तो ऐसे ही लिखोगे, तो ये भी सर प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें भी डायरेक्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे वो देखो बेटा, डेल्टा y बाई वाई बराबर a का रिलेटिव एरर प्लस b का, सर रुको रुको रुको, ये माइनस आएगा लेकिन एरर तो निगेटिव होता नहीं, यही आंसर आएगा। बड़ा आसान हो गया यार, बहुत आसान हो गया। अब सुनो, अगर ऐसा रिलेशन गिवन हो y बराबर क्या गिवन हो बेटा, देखो y इज इक्वल टू गिवन हो 4a का पावर 3। अब इसमें मुझे एरर निकालना है, तो डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करूंगा। तो देखो, अगर मैं y को a के साथ डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4a का पावर 3 -1 और 3 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा, डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है और पावर को एक से सब्ट्रैक्ट, ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये डी को उठा के यहाँ ले जाते हैं, ये तुम्हें समझना नहीं है ज़्यादा, मैं फील दिलाने के लिए कर रहा हूँ बस। तो ये dy बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 3 a का पावर 3 -1 क्या हो जाएगा 2 इंटू डी, ये होगा सर। अगर मैं इसमें y से डिवाइड कर दूं, y क्या था 4a का पावर 3, ये हो जाएगा 4a का पावर 3। तो 4 से 4 कटा, a स्क्वायर से a क्यूब कटेगा तो a बचेगा, तो बचा क्या, dy बाई वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ da बाई a। अगर डेल्टा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई a। अच्छा सर, एरर वैसे भी 2, 4, 5, 6% ही होता है और उसी के लिए अपने डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, सीधा यहाँ पे समझो, ये सब बीच का स्टेप भूल जाओ और समझो कि तुम्हें असल में याद क्या रखना है। ये 4 कहीं दिखा क्या तुम्हें? नहीं सर, 4 तो नहीं दिखा। तो कांस्टेंट को करो इग्नोर, कांस्टेंट को करो इग्नोर, पावर को बाहर लाकर डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखो, डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखो। या एक फिजिकल क्वांटिटी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, एडिशन में लगाओ डायरेक्ट एब्सोल्यूट, सब्ट्रैक्शन में लगाओ डायरेक्ट एब्सोल्यूट, प्रोडक्ट डिवीजन और पावर में डायरेक्ट लिखो रिलेटिव, प्रोडक्ट डिवीजन और पावर में डायरेक्ट लिखो रिलेटिव। क्या समझ आया ये बात बहुत अच्छे से? अब चलो सवाल सॉल्व करते हैं, इसको लिख लो। सवाल देखो बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी A, B एंड C एंड D, 4 फिजिकल क्वांटिटी measured with a percentage error 1, 2, 3, 4 respectively. Quantity P is given as this, then find percentage error. अच्छा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है क्या? नहीं है। क्वेश्चन क्या गिवन है, B इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर बटा CD। हमें क्या निकालना है? हमें इसका परसेंटेज एरर निकालना है। बताओ क्या करोगे? प्रोडक्ट डिवीजन और पावर में क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेटिव लिखते हैं। कैसे रिलेटिव लिखते हैं? तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो कांस्टेंट को ऐसे इग्नोर कर देते, डायरेक्ट रिलेटिव लिखेंगे तो डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू, पावर को बाहर लाओ तो 3 डेल्टा a बाई a है ना, और b स्क्वायर है तो प्लस 2 डेल्टा b बाई b। समझ रहा आया? फिर से लिखता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ, डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d, ये आएगा। और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी सब में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज एरर 1% गिवन, यहाँ पे रख दो। तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 1%, 2 मल्टीप्लाई 2% प्लस 1% प्लस 1%। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 7 और कुछ गलत किया क्या, सॉरी, ये 3 और 4% है, सॉरी 3% और 4%, तो ये 7 हो गया। और ये 6 और 4 10, 6 प्लस 4 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14%। ठीक है भाई? अरे भाई A B C D का परसेंट 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4% रखा। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 7 प्लस 11, 11 और 3 14%। ये आपका सही जवाब, 14% इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बेटा? ये नेक्स्ट देखिए, अ पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में है, हैज अ एरिया 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। बेटा ये 100 प्लस माइनस 2 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें एरिया कौन है? एरिया ये है,
तो फिर सर ये क्या है, ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। सर एब्सोल्यूट है परसेंटेज, ये कैसे पता चला? तो देखो ब्रैकेट में लेके मीटर स्क्वायर बाहर निकला, तो इसमें तो एब्सोल्यूट एरर में मीटर स्क्वायर होता है। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं ये बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो रिलेटिव एरर क्या होता है। देखो डेल्टा एक्स बटा एक्स, मतलब इसमें यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा एल बटा एल तो रेशियो हो गया ना सेम फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है सर, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। आगे देखते हैं ये कैसे करेंगे। ये पब्लिक पार्क है, इसका ये एरिया है और ये डेल्टा है। ये बेटा ये ए है और ये डेल्टा है। अपने को क्या चाहिए? लेंथ। तो स्क्वायर का साइड लेंथ बराबर रूट अंडर एरिया। तो सर यहाँ से एरिया है 100, रूट अंडर 100 10 मीटर आ जाएगा। 10 मीटर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। असल में एरर का खेल है। एरर कैसे निकालेंगे? तो सर एल बराबर डेल्टा है, तो अपने काम करते हैं ना, डेल्टा एल बराबर रूट अंडर डेल्टा ए होगा। एकदम गलत, आंसर गलत आएगा। तो क्यों गलत आएगा यार? गलत इसीलिए आएगा क्योंकि डेल्टा एल बराबर रूट अंडर डेल्टा ए नहीं लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे पावर लिखा है, ये एल को आप ये लिखोगे ना, एरिया का पावर हाफ। और जब पावर गिवन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखो। प्रूव किया मैंने ये बात। तो डेल्टा एल बाई एल बराबर आ जाएगा आपका डेल्टा ए बाई ए इंटू हाफ। एल को इधर ले जाओगे तो डेल्टा एल बराबर आएगा एल बाई 2 डेल्टा ए बाई ए। एल की वैल्यू बोलो सर। एल है आपका निकाला आपने 10 बाई 2। डेल्टा ए बोलो सर। डेल्टा ए है आपका 0.2 बाई एरिया आपका है 100। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 0.2 कैंसिल होगा, तो 0.1 बाई 10 तो 0.01। 0.01 पहला जवाब। समझ आया क्या? 0.01 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट, ये इसमें दिखा क्या आपको जिसमें रिप्रेजेंट किया है? इसमें आपको दिख रहा है प्रोडक्ट और पावर। क्या दिख रहा है बेटा? प्रोडक्ट एंड पावर। तो डायरेक्ट लिखोगे x इज इक्वल टू m का पावर a, l का पावर b, t का पावर माइनस c। बोलो प्रोडक्ट एंड पावर में क्या लिखते हैं? डायरेक्ट रिलेटिव। तो डायरेक्ट रिलेटिव लिखो, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा m बाई एम प्लस b इंटू, ये प्रूफ किया है बेटा मैंने और आपको सिखा रहा हूं सवाल करके कि आप ऐसे अप्लाई करो। पावर निगेटिव हो लेकिन ये निगेटिव नहीं आएगा, डेल्टा c इंटू डेल्टा टी बाई टी ये आएगा। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो एम एल एन टी आर का परसेंटेज एरर है अल्फा बीटा एंड गामा। तो ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ए अल्फा बी बीटा ई आंसर, ए अल्फा बी बीटा सी गामा। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको समझना है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। एरर में क्या होगा कि माइनस होने की वजह से ये प्लस ही आएगा, एरर निगेटिव नहीं होता। देखो बेटा माइनस यहाँ पे लिखते लेकिन एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। एरर को जब सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो ये माइनस गलत हो गया, ये माइनस गलत हो गया, यहाँ पे माइनस गलत हो गया, ये आंसर आ जाएगा। नीट का पूछा हुआ सवाल है साहब। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट। अब सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, लेकिन एग्जाम में ये सारा चीज करना जरूरी नहीं है बेटा, बुद्धि लगाओ। नेक्स्ट देखिए बेटा, a list count of a stopwatch is 1.5 seconds. List count of a stopwatch is 1.5 seconds. Then the time of 20 oscillation of a pendulum is measured to be 25 seconds. 20 oscillation का time 25 सेकेंड है। Then the maximum percentage error in the measurement of time. Percentage error को कैसे निकालते बोलो? Percentage error को लिखते हैं absolute error बटा true value, ये होता है परसेंटेज, और मल्टीप्लाई 100, ये होता है परसेंटेज एरर। अब टाइम पीरियड में एरर निकालना है कि मेजर टाइम? तो देखो द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड तो तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन में एरर नहीं होता, एरर होता है मेजरमेंट में। और टाइम मेजर कितना किया इसने? 20 सेकंड। तो टी की वैल्यू आप यहां पे 20 सेकंड रखें। लेकिन सर एब्सोल्यूट एरर क्या रखेंगे फिर? ये जो लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट इटसेल्फ इज एब्सोल्यूट एरर। लिस्ट काउंट इज एन एब्सोल्यूट एरर। सर कैसे, ये बताओ बेटा। क्रैश कोर्स में सारी चीजें डिटेल में अपन तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। मान लो मीटर स्केल है, यहां पे लिखा है 0 1 2 3 4 5, और मैं एक रॉड लेके यहां तक छोड़ देता हूं। इस रॉड का लेंथ बताओ। सर रॉड का लेंथ 4.5। तुम्हें कैसे पता? ये लिखा है पॉइंट में है, डिजिट नहीं। मीटर स्केल है तो इसका जो डिवीजन होता है 1 mm का होता है। 1 डिवीजन कितने का होता है? 1 mm का होता है। तो 1 डिवीजन अगर 1 mm का होता है तो ध्यान से देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि 4.5 है, क्योंकि बीच में आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, देख के नहीं बताना। फिर दिख तो रहा है ना, तो देख कैसे बता देता फिर? मीटर स्केल क्यों लाया? मीटर स्केल या तो 4 बताएगा नहीं तो 5 बताएगा।
तुम बोलोगे सर चलो अपन जिसको क्रॉस कर रहा है उसको बता देते हैं, बिल्कुल सही है, जिसको क्रॉस कर रहा है उसको बता देते हैं, और यही तरीका भी होता है 4। लेकिन सर मेजरमेंट में कुछ एरर है, तो एरर बता दो अपना कितना है। तो एरर सर कैसे बता, इतना एरर है, हाँ तो कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है सर, ये एरर 1 mm से कम है, तो इसको लिखेंगे अपन 4 ± 1 mm, ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। अच्छा अगर रॉड का लेंथ यहाँ तक होता तो भी एरर 1 mm से कम होता। अच्छा सर यहाँ चला जाए तो 5 बोलोगे ना, फिर एरर तो इतना ही रहेगा ना। तो लिस्ट काउंट इज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट एरर। लिस्ट काउंट इज एन एब्सोल्यूट एरर। लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट की वैल्यू बोलो 1/5 गुना 100, तो 20 से कैंसिल होगा। एक मिनट रुक जा, 20 ऑसिलेशन पेंडुलम मेजर टाइम 25 सेकंड है, टाइम 25 सेकंड, तो 1/25 टाइम मेजर टाइम इज 25 सेकंड ना, तो टाइम मेजर किया 25 सेकंड। अच्छा इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 4/5 मतलब 0.8 परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला 0.8%। क्लियर है क्या? दो बातें इसमें सीखने को मिली कि लिस्ट काउंट को आप एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरी बात टाइम जो मेजर्ड है वो 25 सेकंड है। 20 ऑसिलेशन का टाइम है या किसी का टाइम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेजर्ड टाइम मैंने कितना किया वो एरर उसमें आएगा। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ लेते, लेकिन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका 4/3 πr³। अब यहाँ पे लगाओ तरीका, ये IIT नीट एमपीएमटी सब में पूछा है, क्या लगाओगे तरीका, प्लस माइनस को सॉरी कांस्टेंट को करो इग्नोर और पावर को बाहर लाके डायरेक्ट लिखो रिलेटिव। तो कांस्टेंट को करो इग्नोर और पावर को डायरेक्ट लाके बाहर लिखो रिलेटिव। तो डेल्टा V/V इज इक्वल टू 3 डेल्टा R/R, 3 डेल्टा परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करो। क्या किया बेटा, अब तो सीख जाओ यार, ये कांस्टेंट 4/3 का कोई मतलब नहीं है, पावर बाहर आएगा 3 डेल्टा R/R लिखेंगे। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। रेडियस ऑफ स्फीयर का रेडियस में 2% का एरर है। देखो अभी तक तुमने फील किया एरर हमेशा 1, 2, 3, 4% ही देता है। डिफरेंशिएशन वहां पे लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन वैल्यू तो छोटा चेंज, और एरर इज आल्सो अ छोटा चेंज बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन का मेथड, इसलिए यहाँ पे लगाया मैंने। अब फील आया, अब देखो ये 2% दिया था, 2 × 3 6% आंसर आ जाएगा, 6% आंसर। बहुत ईजी सवाल था ना ये। नेक्स्ट देखो, a set of defective observation weights is used by a student to find a mass of an object using a physical balance. A large number of reading will reduce. Random systematic है। random systematic error क्या होता है, देखो मान लो एक स्केल लिया अपन, चलिए बेटा स्केल लिया, अब स्केल में यहाँ पे ये 4 से शुरू है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक रॉड रख दिया। अब बार बार मैं इसको रीड क्या करूंगा, 7 मीटर, लेकिन ये है क्या, है तो 3 ही मीटर का। सर कैसे पता चल रहा है 3 मीटर का है, देखना यहाँ से 4 से तो शुरू हो रहा है, ये स्केल खराब है, इसमें 0 एरर आ गया। अब तुम 25 बार मेजर कर लो, 25 बार मेजर करो, एरर उतना आएगा ही। तो एक तो पहली बात की, ये जो 0 एरर होता है ना, जिसमें 0 इम्परफेक्ट होता है, वो सिस्टमैटिक एरर के फॉर्म में आता है, सिस्टमैटिक एरर आता है, क्योंकि उसमें 0 एरर आ रहा है इतना, तो तुम कितनी बार भी मेजर करोगे 0 एरर उतना आता ही रहेगा, तो सिस्टमैटिक एरर है। अब ये कह रहा है कि अब फिजिकल बैलेंस लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग विल बी रिड्यूस। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग किसको रिड्यूस करेगा, रैंडम एरर को, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस नहीं कर सकता। तुम कितनी बार भी मेजर कर लो, ये रीडिंग तो साथ ही देगा ना। रैंडम एरर क्या होता है सर, रैंडम एरर इज अ फ्लक्चुएटिंग एरर ड्यू टू रैंडम वेरिएशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। किसी वजह से आप मान लो कि सिंपल पेंडुलम को रुला रहे हो, तुम टाइम मेजर कर रहे हो, अचानक से हवा चला और लंबा घूम गया तो टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन अगर हवा बंद हो गया तो कम लेगा। तो ये रैंडम एरर है। रैंडम एरर इज वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर, ये हर रीडिंग में अलग अलग आएगा। और सिस्टमैटिक एरर फिक्स्ड एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, फिक्स्ड एरर। तो रैंडम एरर को अपन क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है क्या बेटा, force applied on a square of plate is L. If the percentage in the measurement of L is 2%, then find F is 4%, then find maximum percentage in pressure. Pressure is equal to क्या होता है बोला, force upon area. डिवीजन है, डायरेक्ट रिलेटिव लिखो, डेल्टा F by F is equal to डेल्टा P is equal to डेल्टा P by P, डेल्टा F by F प्लस डेल्टा A by A मल्टीप्लाई 100 कर दो। ऐसे सवाल तो अपने बहुत सारे कर लिए है ना, ऐसे सवाल तो बहुत सारे कर लिए। ये सवाल रिपीट है, देखो यह है तुम्हारा रेडियस और ये है रेडियस में एब्सोल्यूट एरर। रेडियस बोलो क्या है 5.3 और रेडियस का एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.1। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछा है,
वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल, अब कैंसिल नहीं होगा मतलब इसको इग्नोर करोगे आप और डायरेक्ट लिखोगे डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, है ना। तो परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है बेटा। इफ परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2% एंड 3%, देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए तो वो होता है हाफ mv², लेकिन ये दिया है मोमेंटम एंड मास। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम एंड मास में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा p²। अब यहाँ पे कांस्टेंट को आपको क्या करना है इग्नोर और लिखना है डेल्टा के ई पाई के ई इज इक्वल टू 2, देखो पावर को बाहर लाओ और रिलेटिव एरर लिखो, तो p का रिलेटिव एरर पावर बाहर आ गया प्लस m का रिलेटिव एरर, क्या होगा m का रिलेटिव एरर। अब मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा p बाई पी बोलो। परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज 2%, तो ये देखो 2%, और डेल्टा m बाई एम बोलो 100 से मल्टीप्लाई करके ऑफकोर्स लिखोगे, ये जो 2% दिया हुआ है ना असल में ये दिया हुआ, देखो डेल्टा p बाई पी मल्टीप्लाई 100, ये 2% दिया, क्लियर है। चलो और डेल्टा m बाई एम बोलो ये 3%, मतलब डेल्टा m बाई एम मल्टीप्लाई कर दें, ये परसेंटेज एरर 3%, यहाँ पे रख दो 3, 100 से मल्टीप्लाई करके इधर रख दो 3, तो 3 + 4 7%। क्लियर है क्या बेटा, समझ आया। ये सवाल रिपीट है, ये खुद से कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक सवाल और समझो, एक सवाल और समझो। इफ लेंथ ऑफ वन रॉड इज L1 बराबर 20 ± 1 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 10 ± 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड L2 माइनस L1, सॉरी L1 माइनस L2, L1 माइनस, ये हमें फाइंड करना है, हमें L1 माइनस L2 फाइंड करना है। तो ये डिफरेंस वाला सवाल हो गया, असल में डिफरेंस वाला सवाल हमने मिस कर दिया था, हमें मिला नहीं यहाँ पे, तो डिफरेंस और एडिशन वाला सवाल कर लेते हैं। तो इसको x मान लो, चलो एक सेकंड के लिए, ये L1 माइनस L2 हो गया, ये क्या हो गया बेटा x मान लो इसको, L1 माइनस L2, ठीक है। अब सुनो x की वैल्यू तो निकालना बड़ा आसान है, ये रॉड की लेंथ 20 तो है, तो आप लिखो 20 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। डिफरेंस तो निकालना बहुत आसान था सर। अब हमें इसका एरर निकालना है, कौन सा, तो सारा एरर निकाल देते चलो। अगर एब्सोल्यूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पावर और डिवीजन नहीं है, क्या है सबट्रैक्शन है दोनों का, आप लिखेंगे एब्सोल्यूट। और ये मैंने लिखना सिखाया है डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, माइनस नहीं लिखते एब्सोल्यूट एरर में या रिलेटिव एरर, ये प्लस आ जाएगा। अब डेल्टा L1 है क्या, अरे भाई यही तो इसका एब्सोल्यूट एरर है 1 और इसका एब्सोल्यूट एरर है 2, तो यहाँ पे रख दोगे 1 और 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो फाइनल जब इस x को रिप्रेजेंट करोगे, L1 माइनस L2 को रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको बेटा लिखोगे, देखो क्या लिखोगे 10 ± 3 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ आया ये। फिर इसमें वो बटा वाला क्यों नहीं लिखा, रिलेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन था। क्या था ये सब्ट्रैक्शन, क्या था ये सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में अपन रिलेटिव निकालना हो तो पहले एब्सोल्यूट निकालो। तो डेल्टा L1 माइनस L2 मतलब ये डेल्टा वाला, ये वाला टर्म, ये डेल्टा x मतलब इसको L1 माइनस L2 को x मान लिया था ना, इसको x मान लिया था ना गुरु, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखूंगा, तो डेल्टा x आ गया, रिलेटिव एरर तो डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा x बोलो ये रहा सर 10, सॉरी 3, ये रहा सर 3 डेल्टा x, ये रहा 3 बटा x बोलो 10, ये आ गया इसका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। परसेंटेज एरर ये होगा डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाई 100, यहाँ से आपका परसेंटेज एरर आ जाए। समझ में आया क्या सर, यहाँ पे परसेंटेज एरर ज़्यादा आ रहा है, देखो सर 3/10 मल्टीप्लाई 100, तो इससे ये कैंसिल होगा, 30% के आसपास आ रहा है, कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेटली में इतना चल जाएगा। एरर पूछ रहा है ना, चेंज अगर पूछता तो उसका मेथड अलग है, बाद में पढ़ेंगे। एरर में आप यही लगाएंगे। सर एरर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ ज़्यादा इसलिए हो गया कि यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 2 ले लिया, पास वैल्यू ले लिया, इसमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा, इसलिए परसेंटेज एरर ज़्यादा आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो सवाल होते हैं ना, उसमें अगर ये 20 लिया तो ये 0.1 लेगा, ये 10 लिया तो ये 0.2 लेगा, 0.1 अगर ले लेता हूँ मैं, ये मान लो 0.1 0.2 ऐसे ले लो अगर तुम, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तो सही है एकदम, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1 और 0.2, तो ये 0.3, ये 0.3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.3, ये यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ऑल्सो 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 3%। अब एकदम परफेक्ट,
एकदम परफेक्ट है ना। तो कंसेप्ट और डेटा दोनों सिंक्रोनाइज करेंगे। समझ में आया बहुत अच्छे से। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो तो फॉर्मूला में डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, एब्सोल्यूट पहले निकालेंगे, और फिर अगर आपको रिलेटिव चाहिए तो इस तरीके से रिलेटिव निकालेंगे। समझ आया।